चिदम्बरम को ठीक करना चाहते थे, कोई जिद थी आपकी? हाँ। आपने कोई कंप्रोमाइज किया राजनीति में आने के लिए? क्या सबके मैसेज वगैरह पढ़ लेते थे? हसमुख अधिया वाला कांड, उनके खिलाफ आपने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया था, आपके पास सबूत थे? हाँ हाँ बिल्कुल। तो 3 फोन कंप्रोमाइज थे और इन तीनों फोनों पर पेगासस था। हाँ ये हुआ था। किसी दुबई कॉल का जिक्र, हाँ। क्या था वो? हम लोग के इन्फॉर्मर्स हर जगह होते हैं। रॉ के लिए इश्यूज थे कि उसके कनेक्शन वहाँ पे ISI से हैं। उन्होंने कहा साहब ये राजेश्वर सिंह के टच में था, तो मैंने कहा हाँ मेरे टच में था। CBI वर्सेस CBI आपका रोल था। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का इस विशेष पॉडकास्ट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहन भाइयों, कुछ लोग बेहद असाधारण प्रतिभा के होते हैं और उनमें प्रतिभा इतनी भरी होती है कि समाज के जिस क्षेत्र में या सेवा के जिस क्षेत्र में उन्होंने कोई भी काम अपने लिए तय किया तो उसकी सर्वोच्च ऊंचाई को हासिल किया। आज मैं एक ऐसी मशहूर शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी में जो संकल्प किए अब तक पूरे किए। चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो पुलिस की नौकरी रही हो, चाहे वो देश की सबसे प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रही हो, या फिर वकालत रही हो, और या फिर राजनीति, सभी क्षेत्रों में एक जबरदस्त मुकाम हासिल करने वाले उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से इस वक्त विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह आज मेरे साथ मौजूद हैं। और ख़ास बात क्या है कि वो अब तक किसी पॉडकास्ट का या अपनी ज़िंदगी उन्होंने कम से कम मीडिया के साथ शेयर नहीं की। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पहला मौका है जहां आज वो खुलेंगे ही नहीं बल्कि बेबाक होंगे और अपनी पढ़ाई से लेकर अब तक की ज़िंदगी के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर वो बड़ी विस्तृत और लंबी चर्चा के लिए आज हमारे साथ तैयार हैं। बहुत स्वागत राजेश्वर जी, और बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और अपनी ज़िंदगी की बातें करने के लिए आपने भारत समाचार के इस प्लेटफॉर्म पर आए। आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद। थैंक यू ब्रजेश भैया। हमारा आपका साथ देखिए, सन 2000 जब नौकरी शुरू करी थी मैंने पुलिस की, जब मैं पहली बार लखनऊ पुलिस में पोस्टेड हुआ है CO गोमती नगर, तब से हम लोगों का साथ है। 25 वर्ष कैसे बीत गए। पुलिस के बाद ED के बाद राजनीति, कमाल है। लेकिन भारत समाचार को सबसे पहले जरूर धन्यवाद दूंगा एक निर्भीक पत्रकारिता के लिए, एक सत्य को हमेशा सामने लाने के लिए, जो बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत बधाई। तो अब आपका राजनीतिक सफ़र शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी पढ़ाई के बारे में। मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था, या जितने लंबे समय से आपसे रिश्ते हैं, ये कैसे हुआ कि आप पढ़ाई करते करते IIT पहुँचे, फिर IIT में आपका मन नहीं लगा तो आप फिर सिविल सर्विसेज की तरफ गए। तो आपकी पढ़ाई कैसी रही? देखिए, मैंने कई स्कूलों में पढ़ाई करी। पिताजी पुलिस में SP थे। जब मैं पैदा हुआ तो वो SP पीलीभीत थे 2 साल। फिर उसके बाद मैं पीलीभीत में मैंने स्कूलिंग करी। फिर SP मुजफ्फरनगर थे, 2 साल मुजफ्फरनगर पढ़ा। फिर SP वो फतेहगढ़ थे, 2 साल सेंट्रल स्कूल फतेहगढ़ पढ़ा। फिर वो शाहजहाँपुर थे, 4 साल में शाहजहाँपुर में पढ़ा, सेंट पॉल्स में। फिर वो अलीगढ़ गए तो मैं अलीगढ़ में मैं पढ़ा। तो लगातार हम लोग चेंज करते रहे, 2-2 साल 3-3 साल। फिर मैंने कॉलवेंट तालुकेदार कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। उसके बाद इंजीनियरिंग में जाने की मेरी बहुत इच्छा थी। भगवान की कृपा से फिर मेरा एडमिशन हो गया इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में, जो IIT धनबाद है, इंडिया का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। रॉयल स्कूल ऑफ माइंस से पहले एफिलिएटेड रहा है। कोलोराडो स्कूल ऑफ माइंस और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं। वहाँ से मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग करी। पिताजी की बहुत इच्छा थी कि भाई सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए बच्चे। बड़े भाई ऑलरेडी तब, जिस दौर की बात है उस दौर में तो इंजीनियर बनना बड़ी शान की बात होती थी, वो भी IIT। किसी को मिल जाए तो पूरे मोहल्ले पूरे जिले में इज्जत बढ़ जाती थी। तो आप उससे संतुष्ट क्यों नहीं हुए? नहीं, बहुत अच्छा था। देखिए, इंजीनियरिंग बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट आउटलुक देता है। मैं बच्चों को कहता हूँ इंजीनियरिंग करनी चाहिए। आप बड़े ही लॉजिकल हो जाते हैं, बहुत ही साइंटिफिक आउटलुक है, लेकिन बाकी तो आपके ऊपर है कहाँ तक आपको जाना है। तो सिविल सर्विसेज चूँकि मेरे घर में था, मामा लोग भी सारे IAS में थे, पिताजी भी पुलिस में थे, बहनें भी तब तक इनकम टैक्स में आ चुकी थी, भाई भी इनकम टैक्स में थे। तो फिर सिविल सर्विसेज की तरफ अपना एक नेचुरल रुझान था। तो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया और पुलिस में सिलेक्शन हो गया।
तो पिताजी को तो बहुत अच्छा लगा कि भाई मैं भी पुलिस में था, बेटा भी पुलिस में आ गया, और उसके लिए फिर मैंने पुलिस ज्वाइन किया। तो आप पुलिस एकेडमी आप जाएंगे अगर, मुरादाबाद जो हम लोगों की पुलिस एकेडमी है, तो आपको एक ऐसा परिवार दिखेगा। पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री रण बहादुर सिंह, मेरा नाम राजेश्वर सिंह, पत्नी का भी नाम है, उन्होंने भी ट्रेनिंग करी है, लक्ष्मी जी, और बहनों जी। तो एक परिवार के 4 लोग आपको उस एकेडमी में आपको दिखेंगे, तो अच्छा लगता है। कैसी रही नौकरी एज ए डिप्टी एसपी? बहुत अच्छी थी। पुलिस में जो सेटिस्फैक्शन मिलता है यंग एज में, और जो काम करने का जज्बा रहता है, जो मेहनत करने की आप में जो इच्छाएं रहती हैं, वो सब पुलिस में संभव होता है। एक यूथ को बड़ी इच्छा होती है चोर बदमाश पकड़े, रोड पे गश्त करें, समाज को एक सिक्योर एनवायरनमेंट दें, तो बहुत अच्छा लगता है। तो 10 साल मैं इलाहाबाद रहा, 5 साल लखनऊ रहा, बहुत अच्छा था। अच्छा, आपने इनकाउंटर्स भी काफी किए, हालांकि लोग अब भूल गए हैं कि आप ये भी करते रहे हैं। कितने किए? नहीं, बहुत किए, मुझे लगता है दर्जनों में होंगे। लखनऊ में ही मैं 2 साल रहा, तो हर महीने कोई ना कोई बदमाश मारा ही जाता था। ये विजय मेनन वाला बताइए, जो ये बड़ा चर्चित काउंटर था जिसको आपने चिन्हट में किया था और कचहरी में ये पुलिस। बड़ा सीरियस था। ये विजय आप तब कहाँ तैनात थे? तब मैं उस टाइम सीओ क्राइम, सीओ गोमती नगर था। ये विजय मेनन कचहरी में, ये सन बात 2001 की? हाँ, 1 की। ये विजय मेनन आया हुआ था कचहरी में पेशी पे, ये जेल में था। कैसा अपराधी था ये कॉन्ट्रैक्ट किलर था, ये पेशेवर हत्यारा था, पैसे लेके हत्याएं करता था। अब इसकी आप सोचिए इसकी, कि जब कचहरी पे पेशी पे आया, 2 सिपाहियों को गोली मार दी, मर गए, वकील मर गया, एक आदमी मर गया, और ये फरार हो गया पेशी से। तो ये लखनऊ पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था ये, कि भाई ऐसा कौन सा अपराधी है जो 4 लोगों को मार के फरार हो गया। कभी पुलिस वालों को? हाँ, फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, ये यूनिट सब मैंने ही सेटअप करी थी लखनऊ में, इलाहाबाद में, क्योंकि इंजीनियर था तो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस में। फिर इसके ऊपर हम लोगों ने जब घेराबंदी करी तो ये ट्रेस हुआ। फिर ये चिन्हट में एक रेस्टोरेंट में आने वाला था। जब हम लोग को सूचना मिली, तब उस टाइम मैं सीओ क्राइम भी था, गोमती नगर में मेरा ऑफिस था, तो खबर उसने दी कि सब ये पहुंचने वाला है। तो मैं, मेरा गनर और ड्राइवर, 3 लोग हम लोग तुरंत रेस्टोरेंट पहुंचे, सादे में ही थे। और जो वहां शूट आउट हुआ, मतलब मैं तो उसका देखता हूँ कि उसको सेकंड नहीं लगा पहचानने में कि हम लोग पुलिस वाले, हम लोग सादे में थे। और हम लोग के साथ दिक्कत थी कि जब तक आइडेंटिफाई ना हो जाए आप गोली नहीं चला सकते। तब तक आप उसे पहचान? नहीं, फोटो पुरानी पुलिस के पास, तो जैसा हम लोग का रिकॉर्ड होता है, जो आदमी को, भाई कोई हमारा तो क्रिमिनल था नहीं, वो लखनऊ पुलिस का पुराने मामले का था। फोटोज जो डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, वो फोटो देखी, उसको देखी, जमीन आसमान। रेस्टोरेंट में बैठा था, रेस्टोरेंट में लोग बैठे हुए थे, और जब मैं अंदर घुसा हूं सादे में, भाई सादे में टी-शर्ट जीन्स में मैं, मेरा एक गनर वो भी सादे में दूर था, उसने पहचान लिया। जैसे उसके टेबल के पास में पहुंचा तो एकदम से उसने पिस्टल निकाली। मतलब हम लोग के भी रिफ्लेक्सेस थे कि उसका हाथ पकड़ा और हमने अपनी रिवॉल्वर निकाल के चला दी। मतलब ये ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन। और ये सब रेस्टोरेंट के सामने लोग, सारे लोग भरे हुए, जहां गोली चली 3-4, तो उसके बाद तो कमाल ही था। तो वहां पे उसका इनकाउंटर हुआ शाम को 5-6 बजे के बीच में। तो ये पहला लाइव इनकाउंटर था या इसके पहले भी इस तरह के हुए हैं इनकाउंटर? पर ये ज्यादा डेयरिंग था। ये बहुत डेयरिंग था, क्योंकि जो सामने था वो ऑलरेडी मार चुका था लोगों को, कॉन्ट्रैक्ट किलर था, बंदूक चलाने में उसको कोई डर नहीं था। तो आपके लिए बड़ा क्वेश्चन रेजने की बात थी। तब उम्र क्या थी आपकी? 27-28 साल, तो बड़ी कम एज का था, तो अच्छा था। फिर उसके बाद मुझे राष्ट्रपति कलाम साहब ने गैलेंट्री मेडल भी दिया, बहुत भाग्यशाली हूँ। ये भी एक रेयरिटी है कि एक फैमिली में मेरे फादर को भी गैलेंट्री मेडल मिला था प्रेसिडेंट का, मुझको भी मिला। उन्होंने उस टाइम जब एसपी फर्रुखाबाद थे तो सबसे बड़ा डकैत होता था सुल्ताना, उसका इनकाउंटर किया था, तब उनको गैलेंट्री मेडल मिला था। तो बड़े गर्व से होता है कि भाई एक लीगेसी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सिर्फ 7 साल में आपका मन भर गया? 2007 में आप प्रतिनियुक्ति पर एनफोर्समेंट डायरेक्टर, जो थोड़ा कम उस वक्त जाना जाता था, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी और ताजा ताजा बना भी था, तो उसमें कैसे चले गए? वो तो एक व्हाइट कॉलर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी। ये देखिए, जब फिजिकल क्राइम का बहुत इन्वेस्टिगेशन कर लिया, मर्डर्स, इनकाउंटर्स, डकैती, फिर उसके बाद हुआ कि अब थोड़ा सा ये बढ़ता हुआ जो पैटर्न है वो व्हाइट कॉलर क्राइम का है, और ईडी में सिलेक्शन हुआ। ईडी डायरेक्टर को मेरे बारे में पता चला, तो स्पेशल डायरेक्टर साहब जो वहाँ पे थे उस टाइम, पीके दास साहब, बाद में वो चेयरमैन कस्टम्स थे, वो लखनऊ आए तो उन्होंने बुलाया, बोले आपके बारे में, क्योंकि मैंने हाई कोर्ट के कुछ इन्वेस्टिगेशंस
किए थे। फर्जी बेल वालों का एक बहुत बड़ा ऑल इंडिया रैकेट था इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुझे वो इन्वेस्टिगेशन स्पेशली दिया था जब मैं सीओ सिविल लाइन था, कि ये इन्वेस्टिगेशन करिए, ये रैकेट बंद कीजिए, लोग फर्जी कागज लगा के ऑर्डर लगा के बेल पे निकल जा रहे हैं। तो मैंने वो पूरा इन्वेस्टिगेशन किया सालों और सबको पूरा रैकेट तोड़ा। तो उन लोग को मालूम था कि एक अच्छा इन्वेस्टिगेटर है, तो उन्होंने फिर मुझको स्पेशली लिया ईडी में। ईडी में इससे पहले स्टेट पुलिस का कोई नहीं गया था, तो स्टेट पुलिस का मैं पहला अफसर था जो ईडी में गया। बाद में रूल चेंज हुआ, बाद में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की क्यों कैपेबिलिटी। गए आप जब इतना ग्लैमरस जॉब था आपके पास? मेरे ख्याल से अगर आज आप कंटिन्यू करते तो आज एटलीस्ट डीआईजी तो, एसपी या डीआईजी तो निश्चित होते और आईपीएस भी हो गए होते। तो वो आपने क्यों छोड़ दिया जबकि अपॉर्चुनिटी आपके सामने थी? ईडी बहुत इंपॉर्टेंट इस ऑर्गेनाइजेशन वक्त तो नहीं थी। नहीं, बट इन्वेस्टिगेशंस ईडी का देखिए हमेशा रिलेवेंट रही है। बीच में एक फेज आया था ईडी का, उस टाइम डाउन थी, तभी ईडी खोज रही थी कि अच्छे लोग हमें चाहिए। उससे पहले ईडी को फेरा के टाइम में पूरा इंडिया डरता था ईडी से। मतलब अब मैं अखबार का नाम नहीं ले, अखबार के एक मालिक भी चले गए थे जेल, कितने, वो इंडिया के सबसे बड़े जो थे, ईडी ने अरेस्ट कर लिया था उनको। तो देयर वाज अ टाइम, बीच में जब फेरा खत्म हुआ, फेमा आया, तो ईडी डाउन पे थी। तब इन लोगों ने फिर अच्छे अफसरों को ढूंढा, फिर ईडी में गया। फिर ईडी को हम लोगों ने इस कानून को मजबूत किया। पीएमएलए की सबसे पहली 10 अरेस्ट, मधु कोड़ा चीफ मिनिस्टर थे, 8 की कैबिनेट थी, 4 कैबिनेट मिनिस्टर, उनको और उन सबको हम लोगों ने अरेस्ट किया। पीएमएलए की ये सब पहली अरेस्ट थी। पीएमएलए को फिर हम लोगों ने अमेंड करके और मजबूत किया। तो जब मैं गया था तब ईडी में 750 लोग होते थे। जब मैंने ईडी 15 साल बाद छोड़ा 2007 से 2022, तब 3200 लोग थे। तो देखिए कितना एक्सपेंशन संस्थापक सदस्यों में से एक। बिल्कुल बिल्कुल। ईडी तो अब एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। 2011 आपको सहारा की इंडिया की कोई जांच मिली थी? क्या था वो पूरा मामला? देखिए, सहारा का एक रोल आया था, 2G का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर में था। 2G इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन था, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा था। एक कंपनी के साथ सहारा का भी इन्वॉल्वमेंट था, इन्होंने अपनी गारंटीज उसको दी थी जिससे वो कंपनी एलिजिबल हुई। वो अदरवाइज कंपनी एलिजिबल नहीं थी, तो जो इन्होंने ज्वाइंट में, तो उसमें उनको समन्स गए, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो सहारा वाले तब आते थे। ये 2G एयरसेल मैक्सिस वाली जांच थी? जी जी जी, 2G एयरसेल मैक्सिस वाला। पर वो विवाद बड़ा लंबा आपका खींचा, अब वो और आपके खिलाफ 40-50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने उस वक्त पत्र लिखा। क्या था वो प्रकरण? अब उन लोग को, मुझे लगता है, थोड़ा सा यूज टू नहीं थे। उन लोग को लगता था कि कैसे कोई एजेंसी हमको सम्मन कर सकती है, कैसे कोई एजेंसी हमसे पूछ सकती है। जब सहारा को सम्मन किया गया तो क्या सहारा से कोई पूछ नहीं सकता था? अब भाई उनके मन में इसी तरह के विचार थे कि भाई जब सम्मन किया, मैंने एक क्वेश्चनर उनको भेजा कि भाई आप मुझे बताइए आपके पास पैसा कहाँ से आया, आपका इस कंपनी से कैसे ताल्लुक है, कैसे आपने इनको अपनी नेटवर्थ दी, क्यों एलिजिबल बनाया। तो उन्होंने एक क्वेश्चनर मुझको भेज दिया कि आप ईडी में कैसे गए, आपने कितने एनकाउंटर किए, आपने बच्चे का बर्थडे कहाँ मनाया। तो एक उन्होंने हमको भेज दिया, तो आपको? हाँ कि भाई ये आप क्या कैसे आईओ को उल्टा आईओ को भेज दिया। तो वो फिर मैंने सम्मन, जो उनकी चिट्ठी आई, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में लगा दी। हमने कहा था पहले तय कर लिया जाए कि मेरा इन्वेस्टिगेशन होगा कि इनका इन्वेस्टिगेशन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हुई, उन्होंने फिर सहारा के खिलाफ कंटेम्प्ट का नोटिस इशू किया। और मैंने, चूंकि जो उन्होंने क्वेश्चनर दिया था, मैंने सब जवाब भी लगा दिए। हमने कहा साहब आपको पता रहना चाहिए, आपका आईओ हूँ, कि क्या चीज़ ये पूछ रहे हैं। जो 25 क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछे थे, 25 का जवाब भी मैंने सुप्रीम कोर्ट को दे दिया। तब उसके बाद उन्होंने क्रिमिनल कंटेम्प्ट का नोटिस दिया सहारा को, कहा कि भाई ये गलत है। आपको पता था कि आप सहारा इंडिया अभी सुब्रत राय से लड़ने जा रहे हैं? देश के सबसे ताकतवर लोगों में उस वक्त उनका शुमार होता था। थोड़ा हिचकिचाहट नहीं हुई? लखनऊ का बैकग्राउंड आपका, और किससे लड़ने जा रहे हैं ये पता था? नहीं, वो तो देखिए सहारा सभी जानते थे सहारा क्या है, लेकिन अब क्या बोला जाए, मतलब यार हम लोग भी अपना काम कर रहे थे। अब भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक इन्वेस्टिगेशन दिया है, आईओ से रेगुलर रिपोर्ट लेता है, रेगुलर बुलाते थे हम लोग को, सुप्रीम कोर्ट में रोज जाना पड़ता था। तो इन्वेस्टिगेशन तो वहां से मॉनिटर्ड था। क्या हाई हैंडलिंग की कोशिश हुई थी आपकी? नहीं, वो दबाने की कोशिश? देखिए इस तरह का सब भेजना, फिर न्यूज में पब्लिश करना, फिर एमपीओ से कंप्लेंट लिखवा देना, ये तो एक तरीका ठीक नहीं है। मेरा मानना है किसी भी एजेंसी के किसी भी अफसर के साथ ये नहीं करना चाहिए। आपको बदनाम करने की कोशिश हुई थी? अब वो तो सारे तरीके अपनाए गए थे। कैसे आपने हैंडल किया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट, मैंने तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी चीजें रख दी, तभी उन्होंने कंटेम्प्ट इशू किया और जांच और आगे बढ़ा दी। पर मेरे अंदाज से वो पहला ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने बार किया कि इनके खिलाफ कोई स्टोरी नहीं पब्लिश होगी। सारे मीडिया को उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बार कर दिया कि राजेश्वर सिंह के खिलाफ, आईओ है 2G के, कोई स्टोरी नहीं पब्लिश कर सकता है।
तो उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, फिर तो बाकी सबने देखा ही क्या हुआ। ओके, उसके बाद 2012-13 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल यूनिट बनती है, हेडक्वार्टर यूनिट, जिसके आप प्रभारी बनते हैं। जो जितने भी संवेदनशील पॉलिटिकल केसेस थे उस वक्त सारे के सारे आपको सौंप दिए गए, एंड आप कंसीडर होते थे उस वक्त सेकंड इन कमांड इन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। क्या थी वो यूनिट, और क्या सिर्फ आपके लिए बनी थी? नहीं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, आज भी हेडक्वार्टर इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनी, क्योंकि ईडी का जैसे जैसे प्रोफाइल बढ़ा, पीएमएलए का, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, बड़े केसेस, जब चीफ मिनिस्टर्स के केसेस शुरू हुए, बड़े कॉर्पोरेट्स के, तो उनका रेमिफिकेशन बहुत था। इंडिया के भी 5-5 स्टेट्स में केसेस चल रहे थे। अब चाहे मैं अगर आपको जगन रेड्डी जी के केस की बात करूं, आंध्र प्रदेश सीएम, उनका भी आप ही ने, जगन रेड्डी का, हमने अटैच मधु कोड़ा का भी आप, हाँ, मधु कोड़ा, चौटाला साहब, सब हम ही लोगों ने किए थे। तो ये सारे पैन इंडिया भी थे, अक्रॉस इंडिया भी थे। तो हुआ तय हुआ डायरेक्टर से, सब एक ऐसी यूनिट होनी चाहिए जो इंडिया के अंदर भी इन्वेस्टिगेट करे, बाहर भी इन्वेस्टिगेट करे। अदरवाइज छोटी छोटी हमारी जोन्स थी, कि जैसे हैदराबाद में जोन है हमारी, बॉम्बे में जोन है हमारी, बेंगलोर में जोन है, लखनऊ में उस टाइम डिप्टी डायरेक्टर बैठता था, बाद में जोन बन गए, जॉइंट डायरेक्टर बैठने। तो ये पैन इंडिया कैसे देखेंगी, और इनमें वो एक्सपर्टीज नहीं है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में एफएटीएफ आने के बाद कंट्रीज के साथ ट्रीटीज हैं। हमको अगर बाहर से भी इन्वेस्टिगेशन करना है तो हम लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजते हैं, जिसको लेटर रोगेटरी कहा जाता है। तो उसको बनाना, कोर्ट में जाना, कोर्ट में अपने केस को प्लीड करना, फिर फॉरेन कंट्री जाना। अब 2G का इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, बाकी इन्वेस्टिगेशन तो हम लोग आइल ऑफ मैन गए, कहीं साइप्रस गए, कहीं हमारी टीम मॉरिशस गई, कहीं जर्सी गई, छोटे छोटे आइलैंड्स जहाँ की आबादी 80,000, वहां पे बैंक कुछ नहीं, आइलैंड में सिर्फ बैंक्स ही बैंक्स हैं, और हजारों लोगों के अकाउंट्स हैं। और वहां जाना, वहां के अटॉर्नी जनरल से मिलना, फिर बैंक का डिटेल्स मांगना। कंट्रियां बड़ी पॉजिटिव होती हैं, ये जल्दी डिटेल नहीं देती कि उनका बैंकर को, जिसका अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, तो बड़ा कन्विंसिंग चाहिए, बहुत ही लीगली आपको बड़े एक्सपर्ट्स लोग चाहिए जो उनको कन्विंस करें और बताएं कि साहब आपको दिक्कत आएगी अगर आप नहीं देंगे, तो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं हमारी ये। तो इसलिए ऐसी यूनिट बनाई गई जिसको स्पेशलाइज किया गया कि भाई फॉरेन इन्वेस्टिगेशंस जो हैं और इंडिया के अंदर जो बड़े इन्वेस्टिगेशंस है सेंट्रलाइज्ड हो, कोर्ट मॉनिटर्ड है, उनको भी ध्यान रहे, और डायरेक्टर भी रेगुलर देखे। ये तो एक तरीके से सुपर जोन तैयार बन कर दिया गया था आपके लिए। लोग कहते थे कि ये सुपर यूनिट बन गई है, लेकिन उसकी नीड थी। देखिए, सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन को आप 20 जगह से नहीं करा सकते हैं, कि जैसे हैदराबाद वाले को अगर बॉम्बे में सर्च करना है या बॉम्बे से जाके इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो हैदराबाद जाए, बॉम्बे यूनिट से कोऑर्डिनेट करे, फिर वहां से करे, तो बड़ा था कंफ्यूजिंग सा रहता था। फिर हुआ तो बड़ी सेंसिटिव यूनिट बनी, और सारे इवन सुप्रीम कोर्ट ने और सब जगह जब इसके केसेस गए हम लोगों के फाइनल स्टेज पे, चार्जशीट, कहीं सबने अप्रिशिएट किया इन्वेस्टिगेशन को, क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्पीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बहुत अप्रिशिएट किया। पर मेरे जो मीडिया के साथी हैं दिल्ली के, वो कहते हैं कि वो पद और वो यूनिट खास आपके लिए बनाई गई थी। अब देखिए, उस पर मैं क्या कहूँ, अगर कोई अच्छा है और एजेंसी समझ रही है कि हमें इसका यूटिलिटी करनी है, पैन इंडिया यूटिलिटी करनी है, भाई आपके पास भी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप भी चलाते हैं, कुछ आपके पास भी स्पेशल लोग हैं जो आपका एक ही प्रोग्राम करते हैं, पूरा इंडिया में चलता है, तो वो फिर एजेंसी के ऊपर है कि कैसे किसका यूज करना चाहती है। तो एजेंसी को लगा होगा, क्योंकि इतने इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे थे, कॉमनवेल्थ गेम्स का भी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे थे दिल्ली रह के, तो सारे बड़े इन्वेस्टिगेशन सेंसिटिव कर रहे थे, तो फिर एक यूनिट बनाने की आवश्यकता आई। यूनिट सारे पॉलिटिकल केसेस आप ही के पास क्यों थे? सारे नहीं थे, बहुत अलग अलग भी थे, अधिकांश उस वक्त के इम्पोर्टेंट केसेस थे जी, इम्पोर्टेंट केसेस वो डायरेक्टर खुद मॉनिटर करते थे, इसलिए थे भाई, डायरेक्टर के अंडर में यूनिट थी तो सारे लोग मॉनिटर करते थे। उससे क्या सीखा आपने? इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी हुई, पढ़ने को बहुत पड़ता था। अब सारे टॉप लॉयर्स, अब ईडी के साथ क्या होता था, अब हम लोग कोई भी केस करते थे तो दूसरे पक्ष से टॉप मोस्ट इंडिया के लॉयर्स आते थे। जेठमलानी जी तो मुझे लगता है कोई दिन नहीं जाता जब ना आते हो किसी ना किसी क्लाइंट की ओर से। तब हाँ, मतलब इंडिया के टॉप मोस्ट लॉयर सारे ट्रायल कोर्ट में भी आते थे और ईडी में भी आते थे। सारी टेलीकॉम कंपनियां फंसेगी तो रही थी तो क्या करेंगे? वही कह रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट सभी फंसे थे, इसलिए ईडी को भी अच्छे लोग चाहिए थे भाई उनसे डील करने के लिए। अब चिदम्बरम जी का इन्वेस्टिगेशन होना था तो चिदम्बरम जी से सवाल जवाब होने हैं तो फिर अच्छे लोग ही तो करेंगे। वो खुद भी लॉयर है, वो खुद भी वित्त मंत्री रहे, पीएमएलए को बनाने में भी उनका हाथ रहा, उसी में बाद में बंद हो गए। तो हेडक्वार्टर यूनिट के साथ साथ आपके पास लखनऊ का भी चार्ज था? जी जी।
लखनऊ भी देखता था मैं, लखनऊ तो हम लोग का। इसीलिए तो कहते हैं ना कि पॉलिटिकल हैंडलिंग के लिए वो यूनिट तैयार की गई, हेडेड बाय राजेश्वर सिंह। नहीं, पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस के लिए, कोर्ट मॉनिटर्ड केसेस के लिए, जहाँ पे थोड़ा रेगुलर रिपोर्ट्स जानी है, रेगुलर सरकार भी रेगुलर रिपोर्ट्स मांग रही है, जहाँ पे कोर्ट्स भी रेगुलर एफिडेविट्स मांग रहे हैं। कोर्ट ने बहुत मॉनिटर किया। अब 2G में मुझे लगता है कम से कम 25 बार स्टेटस रिपोर्ट मैंने खड़े होके दी होगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, 25 बार। आसान काम थोड़ी है, एक एक वर्ड आप दे रहे हैं, वो एक एक वर्ड पढ़ रहा है, आपसे पूछ रहा है, जवाब सवाल कर रहा है। अच्छा, 25 बार कम से कम किया होगा। इतना प्रोटेक्शन आपको सुप्रीम कोर्ट से कैसे मिलता रहा? क्वालिटी देखिए, सुप्रीम कोर्ट इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है, सब बड़े एक्सपीरियंस लोग रहते हैं, उनके सामने एक कागज चला जाता है, वो तुरंत समझ जाते हैं क्या क्वालिटी है, क्या इसमें मेटल क्या है इसमें। अच्छा, उसी दौरान आपकी लड़ाई, आपकी असहमति तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से शुरू होती है। क्या था मामला? देखिए, और उनके साथ आपके रिश्ते इतने खराब क्यों हुए? नहीं, रिश्ते क्या खराब है, वो फिर मैंने कहा कि देखिए इन्वेस्टिगेशन महत्वपूर्ण था, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा था। एयरसेल मैक्सिस में एक कंपनी का इन्वॉल्वमेंट इनके बेटे के साथ था, बेटे की कंपनी के साथ। हाँ, तो उसमें हमें पूछना तो था ही। जब हमने ज्यादा पैसे लिए थे इनके बेटे ने। अब बाद में ईडी ने अटैच किए, पूरे एसेट्स अटैच पड़े हुए हैं, अभी भी अटैच कर रखे हैं, और चार्जशीट भी दाखिल हो गई है। तो जब उस टाइम पूछा तो उस टाइम उनको विश्वास ही नहीं था। एक्चुअली वो एक ऐसा फेज था कि ये बड़े लोगों को लगता था इनको कोई इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है, चाहे बड़ा कॉरपोरेट हो, चाहे बड़ा पॉलिटिशियन हो। आप देखिए ना, तभी इतना धरना प्रदर्शन लोकपाल पे चलता था, सब पे चलता था, कि लोगों को लगता था कि बड़े आदमी की कोई जांच ही नहीं कर सकता। कुछ लोग थे, ईडी थी, ईडी इन्वेस्टिगेट करती थी, तभी सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करता था कि भाई एक एजेंसी है, कुछ लोग हैं जो जांच कर तो रहे हैं, टू आवर सेटिस्फैक्शन कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है साहब सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करना, जब वो कोई चीज मॉनिटर कर रहा हो। आपने देखा होगा कोल स्कैम में कि वे तत्कालीन वो जो अश्विनी कुमार जी थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। अब वो स्टेटस रिपोर्ट उन्होंने पढ़ ली और अमेंड करा दी। पर ऐसा कैसे कोई अधिकारी हिम्मत कर सकता है कि अपने ही बॉस यानी वित्त मंत्री के, उसी के मंत्रालय के अधीन में नौकरी, और उसी के बेटे के खिलाफ जांच? देखिए, आदमी को स्पष्ट होना चाहिए। जब आप स्पष्ट रहते हैं तो आपको डर नहीं लगता है, और हमेशा सही काम करना चाहिए। तो इसलिए कभी कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। किसी ने कहा था जांच करने के लिए, या आपने? नहीं, ये तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब कोई चीज आती है उससे आंख थोड़ी बंद कर लेंगे। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब आप एक कंपनी के बैंक अकाउंट्स देख रहे हैं, उस कंपनी के अदर कंपनी से ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं, तो अगर आपको कोई चीज मिलती है आप तो पूछेंगे ही। तो जब पूछा गया तो फिर जैसा मैंने कहा ना, वो एक ऐसा दौर था कि ये लोग समझते थे कि कानून से बड़े हैं। आपने भी कितनी टिप्पणियां कोर्टों की सुनी होंगी सबकी कि भाई क्या हो रहा है, क्यों। मेरे तो फ्लैशबैक में सब मेमोरी आ रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था केज्ड पैरेट है सीबीआई, केज्ड पैरेट। तो क्यों कहा था कि किसी की जांच ही नहीं करती, बड़े लोगों को देख के क्यों शांत। जब ईडी की जांचें देखी तब कोर्ट खुश हुआ कि भाई कुछ एक सेंसिटिविटी है, एक गंभीरता है, एक क्वालिटी है, एक स्पीड है, बड़े लोगों का भी अटैचमेंट कर रहा है। 750 करोड़ के असेट्स अटैच किए थे मैंने एयरसेल मैक्सिस में, मारन ब्रदर्स के। वो एयरसेल टीवी उन्हीं का था, जितना था सब अटैच किया था हम लोगों ने। तो जब पहली बार आपको कार्तिक चिदम्बरम बेनिफिशियरी दिखे मनी लॉन्ड्रिंग के 2G स्कैम में, आपने अपने ऊपर के अधिकारियों को सूचित किया कि आपको वित्त मंत्री के बेटे को समन करना है? देखिए क्या था उस वक्त? देखिए, फाइल जाती मना तो है। किया होगा सबने। नहीं, ऐसा कुछ, फाइल चलती है, फाइल पे मेरा ये मानना है कि जो आपको ठीक लगे, आईओ को और आईओ के सुपरवाइजरी अफसर, बड़ा सिस्टमेटिक है ईडी। भाई आप इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हैं, कोई चीज आए तो आप तो लिखेंगे ना, अपना व्यू कड़ी से कड़ी मिलाएंगे। हाँ, अपना व्यू लिखेंगे, फिर फाइल ऊपर भी जाती है। भाई समन इशू होना है, एज एडी तो मैं नहीं कर सकता था, तो डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर के पास जाएगी, ऊपर भी जाएगी, सब देखते थे। अब भाई जिसको अपना व्यू लिखना हो लिख दो। लेकिन ईडी में मैंने देखा है कल्चर नहीं है, स्पष्ट रहते हैं लोग। मतलब अगर कोई चीज सामने है तो फिर पीछे नहीं हटता है कोई। फोन आया चिदम्बरम का? नहीं, फोन तो देखिए सब आम बातें हैं, ये सब कौन फाइल दबाव तो रहा होगा। नहीं, दबाव तो भाई किसी के भी बेटे की जांच होगी, मुझे लगता है कहीं पे भी होगी, आदमी परेशान होगा, कहीं पे भी होगी। तो आपको कैसे परेशान किया गया फिर? नहीं, हमारा तो, मेरा तो बीच में इन्होंने रिपाट्रिएशन कर दिया। इन्होंने कहा कि इनको वापस भेज दिया जाए यूपी। प्रोसीडिंग शुरू कर दी। हाँ, फिर सुप्रीम कोर्ट को जब पता चला फिर कि भाई हमारे आईओ को ही हटा दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस पर भी कंटेम्प्ट इशू किया। भाई ये कैसे हो सकता है बिना हमसे पूछे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने तो एक दिन फिर मुझको एब्जॉर्ब कर दिया ईडी में कि भाई अब ये परमानेंट रहेंगे ईडी में। तो 2014 क्या चिदम्बरम ने जांच लटकाने, अटकाने, भटकाने
और प्रभावित करने की कोशिश की? नहीं नहीं, बिल्कुल करते हैं सब, ये सारे तरीके ही होते हैं। आईओ को हटा दीजिए, डिस्टर्ब करते रहिए, आप इंफॉर्मेशन मत मिलने दीजिए। भाई हम लोग को अभी जो इन्होंने अप्रूवल्स दिए थे, एयरसेल मैक्सिस को जो इन्होंने अप्रूवल्स दिए थे, अप्रूवल्स की फाइलें हम लोग को तलाशनी थी। फाइलें तो मंत्रालय के पास रहती हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी के पास रहती हैं। अब वहाँ से 3000 फाइलें चाहिए थी जो हमें देखनी थी, तब कहाँ फाइलें आसानी से मिलने दे रहा था कोई। फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन किया कि भाई फाइल ही नहीं दे रहे हो, तब फाइलें आई हमारे पर। फिर उन फाइलों को स्टडी करना, तो मेरा तो ऑफिस लोगों को लगता है 7 दिन चलता था, 24 घंटे चलता था, 365 दिन चलता था। शिफ्ट में काम से, अच्छा आदमी ज्यादा थे नहीं, लगातार काम चलता रहता था। इतना जोखिम क्यों ले रहे थे? देखिए जो चीज सामने है, कोई बात थी या कोई तसल थी? बातचीत ईगो की लड़ाई थी, इन्वेस्टिगेशन की लड़ाई थी, सच्चाई की लड़ाई? ईगो तो देखिए कोई मतलब ही नहीं, वो कहाँ आप कहाँ। बट कोई चीज अगर आपका सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है, इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है, इंडिया एक सिस्टम से चलता है, इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट कोई केस मॉनिटर कर रहा है और उसको आप पे भरोसा है, वो आपको कह रहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, निर्भीक होके कीजिए, सही चीज हमें पता चलनी चाहिए, तो आपका राइट है। देखिए हर कॉमन आदमी का एक दायित्व होना चाहिए। यदि आपके ऊपर भरोसा किया जा रहा है, कोई आपको जिम्मेदारी मिली है, तो उसको आपको इन लेटर एंड स्पिरिट निभाना चाहिए। तो किसी ने आपसे कहा, तत्कालीन फिनांस सेक्रेटरी या रेवेन्यू सेक्रेटरी या किसी अन्य दबाव रहा कि इस जांच में कार्तिक को निकालना है? चीजों का परवाह नहीं करी जाती है, सब तो चलता रहता है, पार्ट एंड पार्सल है, कुछ भी आप करिए लोग कहते रहते हैं, बट इससे कोई फर्क नहीं। कोई जिद थी आपकी? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई जिद नहीं थी। हम लोग का था कि भाई जो चीज सामने है स्ट्रेट रहनी चाहिए, अगर किसी ने गलत किया है तो गलत किया है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। चिदम्बरम को ठीक करना चाहते थे? नहीं नहीं, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है किसी से। किस तो फिर उनके मंत्रालय में रह के उनके बेटे को कैसे किया? देखिए मंत्रालय तो उनका दुर्भाग्य है, यदि उनका बेटे को उनके मंत्रालय में इस तरह के काम नहीं करने चाहिए थे। भाई पिताजी अगर वित्त मंत्री हैं तो आप फाइनेंशियल डीलिंग में क्यों है कंपनी से? भाई नहीं करना चाहिए ना आपको। अगर जांच हो रही है तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आप भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। अच्छा, उसी दौरान फिर आपको दिल्ली में ईडी से बेदखल करने की कार्रवाई शुरू हुई और आपको वापस उत्तर प्रदेश में भेजने की तैयारी हुई कि जहां से प्रतिनियुक्ति पे आए हो अभी आपने वापस जाना है। प्रोसीडिंग शुरू हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसे क्या फैक्ट्स आए सामने कि उनको ये आदेश देना पड़ा कि 3 दिन के भीतर ईडी में परमानेंट विलय कराइए और इनकी ज्वाइनिंग कराइए? क्या था वो प्रकरण? देखिए सुप्रीम कोर्ट, मैंने आपसे जैसा कहा कि लगातार मॉनिटर कर रहा था इन्वेस्टिगेशन, हम लोग लगातार जाते थे, सुप्रीम कोर्ट देख रहा था कि भाई क्या है। जब उनको अपने आईओ पे भरोसा था कि ये बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बिना डरे कर रहे हैं और स्पष्ट चीजें कर रहे हैं, तो इसलिए उनको ठीक नहीं लगा कि रूल इनको तोड़ने, इनके लिए रूल तोड़ के जबरदस्ती वापस किया जाए इनको। तभी फिर उन्होंने उस रूल को भी क्वेश्च किया जो उन्होंने बना दिया था कि राजेश्वर सिंह को वापस कर दिया जाए, तो रूल भी उन्होंने सेट असाइड किया, आपको परमानेंटली एब्जॉर्ब किया। फिर मेरी 12 साल की नौकरी बची थी जो मैं छोड़ के आ गया, नहीं तो मैं ईडी में ही होता, आज भी ईडी में ही होता। तो आप ईडी में ही क्यों रहना चाहते थे? आप चाहते तो आप लौटते और अब तो आईपीएस बन जाते। आप वहीं क्यों रुकना चाहते नहीं, मेरा कोई वो नहीं था। देखिए ईडी में वहां रुकने का उद्देश्य क्या था? नहीं, वहां चिदम्बरम को ठीक करना या फिर इस जांच को लॉजिकल एंड तक पहुंचाना? लॉजिकल एंड तक तो हर आईओ चाहता है, हर अफसर चाहता है, कोई चीज शुरू करता है कि भाई आपने इतनी मेहनत करी है। अब जैसा मैंने कहा ना, 3000 फाइलें आप पढ़ रहे हैं, 3000 अप्रूवल्स आप देख रहे हैं, हर फाइल में देख रहे हैं कि भाई इसकी क्या नेटवर्थ थी, क्या अप्रूवल दिए जाने लायक था, ये अप्रूवल कैसे दिया गया, किन परिस्थितियों में दिया गया, फाइल किसकी टेबल पे कितने दिन रुकी रही, क्या इसके बैकग्राउंड में क्या है। तो जब आप एक मेहनत करते हैं, आप डेफिनेटली चाहते हैं। चिदम्बरम ने नियम तोड़े थे? हाँ हाँ, बिल्कुल तोड़े, बिल्कुल तोड़े। तो ईडी ने उस बात पे चार्जशीट दाखिल करी है, ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। तो जब आपका परमानेंट, आप ईडी का हिस्सा बन गए, सरकार चली गई, तब तक फिर मोदी जी की गवर्नमेंट आ जाती है, तब तक 2 हाई प्रोफाइल टकराव आपके दिल्ली में हो चुके होते, सुब्रत राय सहारा और पी चिदम्बरम। फिर कहानी आगे बढ़ती है, अरुण जेटली देश के वित्त मंत्री बनते हैं, लेकिन राजेश्वर सिंह के झगड़े बढ़ने लगते हैं। 2017 से तक का जो ये पीरियड था, ये बड़ा टर्बुलेंस था आपके लिए ईडी में? चलता है साहब, ये तो पार्ट ऑफ, अब मैं कहूँगा प्रोफेशनल हैजार्ड ने, जैसे आपके प्रोफेशन में भी हैजार्ड रहते हैं, खबर आप चलाते हैं तो आपके पीछे भी लोग लग जाते हैं, तो जो जहाँ काम करेगा तो प्रोफेशनल हैजार्ड। सारे पंगे आप ही क्यों लेते थे? अब आदमी नहीं झुकता है, आदमी स्ट्रेट काम करता है तो लोग पीछे लगे रहते हैं।
मेरा ये मानना है, बट अपना काम करना चाहिए। आपके रिश्ते कैसे थे अरुण जेटली तत्कालीन वित्त मंत्री के साथ? नहीं नहीं, अच्छे मंत्री थे वो, बड़े काबिल, बीजेपी के सीनियर लीडर रहे हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर है। फिर मसला आया कि आपका प्रमोशन होना था, आपके प्रमोशन को रोक दिया गया, आपको एडिशनल डायरेक्टर बनाया जाना था और सेकंड इन कमांड एक तरह से ऑफिशियली आप होने जा रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो आपका प्रमोशन रोक दिया गया। क्या कारण था? देखिए, मैंने कहा ना, ये प्रोफेशनल हैजार्ड्स होते हैं, इसके हर चीज के बड़े रेमिफिकेशन होते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है, इसके लिए क्या बोले। तो उससे क्या सीखा आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं, अपना काम करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, बिल्कुल निर्भीक होकर करना चाहिए। तभी देखिए आज आपके सामने मजे से बैठा हुआ हूँ और हर समय भगवान, मल्टी रोल में। हाँ, भगवान की बड़ी कृपा रही, हर चीज में बहुत अच्छे से निकला। 12 साल पहले नौकरी क्यों छोड़ दी? आपके पास तो असीमित, आप तो एक वक्त डायरेक्टर भी बन सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहां रहता तो भाई ज्वाइंट डायरेक्टर का मैटर, ही, हाँ मैटर ऑफ एडिशनल डायरेक्टर का वो बस प्रॉब्लम जो टेक्निकल थी वो हटती तो आज डायरेक्टर होते। तो इतनी बड़ी ऊंचाई पर पहुंचने की जगह आपने राजनीति कैसे चुन ली? देखिए, एजेंसीज का काम, पुलिस का काम नेगेटिव वर्क है। वहां पे आप पुलिस में भी किसी को बंद कर रहे हैं, यहाँ भी आप प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं। पॉलिटिक्स बड़ा पॉजिटिव काम है और मेरा मानना है कि आदमी जब अपनी फील्ड में एक्सेल कर ले तो उसको अपना कंट्रीब्यूशन पॉलिसी मेकिंग में देना चाहिए। अल्टीमेटली कंट्री पॉलिसीज पे चलता है और अच्छी जितनी पॉलिसीज बनेंगी उतना देश के लिए अच्छा है। जो आपकी एक्सपर्टीज है, जैसे मेरी 22 साल से कानून ही पढ़ रहा हूँ, कानून के जितने इश्यूज आते हैं उस पर अपनी अच्छी एडवाइस हम लोग कोशिश करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में एमएलए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। अब देखिए इतना अच्छा SCR एक्ट बना, योगी जी SCR के अध्यक्ष बने। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आज भी मैंने कहा कि अब इसकी बैठकें शुरू कीजिए, तो आप अच्छे सजेशंस देते हैं। मेरा मानना है हर फील्ड के टॉप लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो। एक टाइम के बाद 10 साल पॉलिटिक्स में जरूर देना चाहिए। तो अरुण जेटली ने भी आपके खिलाफ 2017 में कार्रवाई शुरू कर दी, फिर आप सुप्रीम कोर्ट गए। देखिए सब चलता रहता है, मैंने कहा ना प्रोफेशनल हैजार्ड्स है। उस टाइम मैं नौकरी में था तो ठीक है, अपना चलता है। देखिए इस पे कुछ मजा आ रहा था या फिर जानबूझ के कर रहे थे? नहीं, मजा क्या, ठीक है, मतलब अपना आप काम करेंगे तो ये आपको फेस करना है, ये बात आपको पहले दिन से मालूम होनी चाहिए। जो इस पे नहीं झुकेगा फेस करेगा, जो झुक जाएगा तो मजे से चल ही रहा। फिर आते हैं 2018 में, उस वक्त बहुत खबरें वायरल हुई थी, टेलीविजन, अखबार, तब तो सोशल मीडिया भी काफी आ गया था। बीजेपी के तत्कालीन सांसद और सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी बहुत गंभीर आरोप लगाते हैं कि अरुण जेटली और उनके साथ के लोग, कुछ घोटालेबाज, कुछ कॉन्स्पिरेटर, ये मिलकर राजेश्वर सिंह के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं ताकि जांच को प्रभावित किया जा सके। आरोप सही थे? देखिए वो खुद भी एक पिटिशनर थे सुप्रीम कोर्ट में, तो वो भी मॉनिटर करते रहते थे। अब मेरा कुछ भी उस पर कहना ठीक नहीं है, बट उन्होंने कुछ चीज़ें ज़रूर कही थी, कोर्ट में भी कही थी। वो फ्री हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, वो फ्री हैं जो भी कहें। उन्होंने आपको बहुत साथ दिया? नहीं, कोर्ट में उन्होंने इश्यूज को रखा, उन्होंने काफ़ी रखा, बट हम लोग का कभी ये नहीं रहता था क्योंकि कोर्ट ऑलरेडी हम लोग को जानती थी, हम लोग की रोज वर्किंग देख रही थी, तो कोर्ट ऑलरेडी हम लोग के कंडक्ट से वाकिफ थी। डॉक्टर स्वामी चूंकि 2G के कंप्लेनेंट रहे, पिटिशनर रहे कोर्ट में और चीज़ों को सामने लाते रहे, तो इसलिए वो लाते रहते थे। अच्छा, मीडिया के जो मेरे मित्र हैं वो कहते थे कि वर्चुअली राजेश्वर सिंह इज कंट्रोलिंग इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। उस वक्त कर्नल सिंह जी आ गए थे, वो मेरे ख्याल से अंतिम IPS ऑफिसर होंगे ED के डायरेक्टर। उसके बाद किसी IPS को तो संभावना मुश्किल ही लग रही है। नहीं, वो बहुत अच्छे अफसर है, ऐसा नहीं, आगे भी आएंगे। IPS मैंने कहा। IPS नहीं, आगे भी IPS वाले बनेंगे, IPS में भी बड़े अच्छे अधिकारी लोग हैं, ऐसा नहीं है। कर्नल सिंह बहुत ही काबिल अफसर, बहुत ही अच्छे हैं और उनका बहुत अच्छा टेन्योर था, बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेशन उनके टाइम में हुए और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप पर इतना ज्यादा भरोसा क्यों था? देखिए काम पे भरोसा, तो हैरान हो लीजिए। काम पे भरोसा था उनको, कोई भी चीज होती थी तो उनको मालूम रहता था। देखिए ब्यूरोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ भी करें आपके बॉस को पता होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप चेन ऑफ कमांड को कभी नहीं ब्रेक करना चाहिए। तो चेन ऑफ कमांड को जब कोई चीज़ मालूम है आप क्या करने जा रहे हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं आती, वो सारे एक साथ रहते हैं। फिर उसी दौरान आपका प्रमोशन होना था एज एडिशनल डायरेक्टर, याद है? जी, रेवेन्यू सेक्रेटरी थे।
सबसे चर्चित हसमुख, हाँ अधिया साहब थे। अरे अधिया, याद है वो आपको? जी जी, अरे बड़े अच्छे अफसर थे वो। कुछ बातें थी तो कुछ एक पत्र लिख दिया था जो आप उसी पे मेरे अंदाज से आप मानना चाह रहे हो। क्या थी प्रॉब्लम उस वक्त, क्या ऐसा हुआ था? ये आपका चौथा टकराव होने जा रहा है, 3 हो चुके, मैं चौथे की तरफ बढ़ा हूं। चौथा हसमुख अधिया वाला कांड, वो कोई सामान्य बात नहीं थी। इस बार आपने एक पत्र लिखा, याद है ना? हाँ बिल्कुल, पत्र आप ही ने लिखा था? हाँ मैंने लिखा। वो पत्र आपने अपने ईडी के डायरेक्टर के थ्रू वो पत्र लिखा था, और आपने रेवेन्यू सेक्रेटरी, जो टेक्निकली आपके बॉस थे, उनके खिलाफ आपने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया था कि स्कैमस्टर्स और कंस्पिरेटर्स, घोटालेबाजों का संरक्षण दे रहे हैं और बचा रहे हैं। ये आपने तत्कालीन रेवेन्यू सेक्रेटरी पर आरोप लगाए थे। आपके पास सबूत थे? नहीं, मैंने पत्र लिखा था। मुझे लगता है वो पुरानी बातें हो गई, हम उस पर क्या चर्चा करना है। पत्र मैंने लिखा पर था। लोगों को पता तो चलना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया। ये चौथा टकराव था आपका दिल्ली में। देखिए, जो चीज स्पष्ट होती है वो चीज बताते रहना चाहिए। मेरा ये मानना, मैंने आपसे कहा ना, ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत है, पता रहना चाहिए सबको सबके बारे में, कि भाई कोई भी काम हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत है, तो उसको आपने बता दिया कि भाई यहाँ पे दिक्कत है, कुछ दिक्कतें हैं आपके यहाँ। हसमुख अधिया को आपसे क्या प्रॉब्लम थी? ये तो- अगर आप एडिशनल डायरेक्टर हो जाते ये तो अब हम उनसे तो अधिया साहब का क्या चल रहा है? ये तो अधिया साहब से पूछिए, बहुत अच्छे अफसर थे, बहुत अच्छे हैं। मैं मुझसे ज्यादा उनके लिए क्या बोलूं, उम्र में भी बड़े हैं, उस टाइम नौकरी में थे हम लोग, तो एक उसका अलग वो था। आप जोश जोश में कर गए, या फिर आप क्लियर थे कि मैं जो कर रहा हूँ, नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि मैं किस दिशा में बढ़ रहा हूँ? नहीं, जोश नहीं होता है। तो देखिए, चिट्ठी आप लिख रहे हैं, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ ईडी बड़ा गंभीर अफसर, सीनियर अफसर होता है, वैसा नहीं, ठीक है वो। इस टकराव का कभी रिग्रेट रहा? नहीं नहीं, कभी नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। किस बात का रिग्रेट होना? जो चीज़ आपको ठीक लगे वो करनी चाहिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, और कानून को मेरा मानना है हमेशा अपहोल्ड करना चाहिए। इतनी बड़ी कंट्री है, अगर लोग कानून को नहीं अपहोल्ड करेंगे, सही बात को नहीं सही कहेंगे, तो कैसे चलेगा? तो वो चाहते क्या थे आपसे? नहीं, कुछ नहीं, जो बातें थी मैंने लिखी, कुछ बातें थी मैंने लिखी, लिख के भेज दिया मैंने, भाई पढ़ लेना चाहिए सब। वो पहला ऐसा मौका था, मुझे भी हो गया 28-29 साल पत्रकारिता में, कि जहां हेडक्वार्टर ने अपने ज्वाइंट डायरेक्टर को ओपनली डिफेंड किया हो अपनी मिनिस्ट्री के खिलाफ। ऐसा हुआ था? हाँ, नहीं नहीं, कर्नल सिंह साहब ने स्टेटमेंट जारी किया था सेम कुछ- डे। हाँ, कुछ इश्यूज थे, उन्होंने बताया कि भाई मेरी जानकारी में है। जैसा मैंने कहा ना, एक अधिकारी का काम होता है हमेशा अपने बॉस को पता रहना चाहिए। आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, बॉस का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, उसका विजन आपसे बड़ा होता है, और जूनियर अफसर सोचता है मुझे सब आता है, ऐसा नहीं है। उसको हमेशा एक्सपीरियंस का लाभ लेना चाहिए, बॉस की विजडम का। तो उनको चीज़ें मालूम थी, बाकियों को लगता था कि नहीं, इनको किसी को नहीं मालूम होगा, ये खुद ही कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। तो उन्होंने वो चीज़ क्लैरिफाई कर दी उन्होंने। आपकी वजह से ईडी ने डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन का रास्ता चुना अपनी ही मिनिस्ट्री के खिलाफ। नहीं, ऐसा कोलिजन नहीं, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। उन्होंने एक चीज़ कि भाई आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं, हम लोग को मालूम था। सर, चूंकि आप जांच अधिकारी, इसलिए आप हर चीज का क्लैरिफिकेशन कहते हैं, मीडिया उसको टकराव कहती है। सर देखिए, टकराव शब्द तो कोई मतलब नहीं है। आप क्यों लड़ेंगे किसी से? वो भी अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम कर रहे हैं। उनको कोई डाउट हुआ, आपने डाउट क्लियर कर दिया कि भाई ऐसा नहीं, हम लोग को। और एजेंसी में देखिए, काम करने की बहुत चीज़ होती है, आपके इन्फॉर्मर्स हैं, कितना बहुत चीज़ हर आदमी को नहीं बताई जाती हैं। तो उनको डाउट था, तो फिर डायरेक्टर ईडी ने क्लैरिफाई कर दिया, नहीं सब, हम लोग सब लूप में थे, हम लोग को जानकारी थी। पर उन्होंने जब तक वो गद्दी पे रहे आपका प्रमोशन नहीं होने दिया। कोई बात नहीं, सब चलता है। देखिए, तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, नौकरी में आप हैं, ये सारे प्रोफेशनल हैजार्ड्स हैं। मीडिया में नहीं, कितना छोड़ के, एक चैनल छोड़ के दूसरे में जाना पड़ता है। यहाँ तो बहुत मुश्किल है। देखिए, तो वहां पे तो भाई 311 आर्टिकल का प्रोटेक्शन है हम लोगों के पास। 300 तो हम लोग को भारत सरकार में तो ऐसे नहीं निकाल सकते ना, वहां तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है ब्यूरोक्रेट के पास। क्या सोच के आपने उनके ऊपर हमला किया था? नहीं, कुछ नहीं, चीजें जो थी वो सामने आनी चाहिए, उनको पता रहना चाहिए। तो मेरा इतना ही मानना है कि पता रहना चाहिए। ओके, तो सुब्रत राय से लड़े, उन्हें झुकाया। चिदम्बरम से लड़े, उनके बेटे को जांच में घेर लिया। फिर आपका पंगा होता है अपने ही बॉस के साथ। फिर आपके झगड़ा होते हैं अरुण जेटली के साथ।
ये इस तरह के काम आपको पसंद था या फिर ये आपके ऊपर आके आप पे थोप दिया जा रहा था? देखिए ईडी सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ बड़े सेंसिटिव काम चलते हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, पार्ट ऑफ ईडी है। देखिए ईडी वाले नुकसान भी अफसरों का होता है बेचारों का, कि आप काम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन सारे बड़े स्केल्स के, उनका स्टेक्स बहुत हाई रहते हैं, तो बड़ा नॉर्मल सा है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लड़ाई होना जगह। चूँकि मेरे को सुप्रीम कोर्ट ने एब्जॉर्ब कर दिया, मैं उसके बाद भी देखिए मेरी रहने की इच्छा होती तो मैं रहता वहाँ पे, लेकिन तब भी छोड़ के चला आया। एक कोई ऐसा आपके पास विंडो नहीं थी कि जब बीच में आप छोड़ देते हो उसे, नहीं तो 3 साल 5 साल बहुत होता है सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन में। बाल एक भी नहीं सफेद थे मेरे, आपको याद होगा जब हम लोग मिले थे। अब आप देखिए ईडी के 15 साल ने सारे बाल सफेद कर दिए, तो ईडी तो मुझे लगता है मेरा लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है इंडिया में। 2007 में गया, 22 में निकला। 22 में हाँ, वही 22 निकले। हाँ, चाहते तो रही सकते हाँ, थे। बिल्कुल बिल्कुल। अधिया साहब ने एक बात कही थी उसमें कि जुडिशियल इन्फ्लुएंस करके आप ईडी को कंट्रोल करते हैं, कही थी ना? नहीं, ऐसा जुडिशियल इन्फ्लुएंस की बात बोली थी। अधिया साहब का देखिए अपना कुछ मानना था, लेकिन कोई चीज जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, ईडी की अगर इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, रोज स्टेटस रिपोर्ट्स देख रहा है, बड़े इन्वेस्टिगेशन देख, तो उसमें इन्फ्लुएंस की कोई बात ही नहीं है, वो तो मॉनिटरिंग है। आप आज भी देखिए सुप्रीम कोर्ट कितने मामलों को स्टेटस रिपोर्ट मांगता रहता है, देखता रहता है, कमेटीज बनाता रहता है, माइकस क्यूरे अडॉप्ट करता रहता है, तो पार्ट। ईडी की जांच करके सबसे बेहतरीन केस या सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपको कौन सा लगा, जिसमें आपको लगा कि यस आई डिड इट? नहीं, से बहुत अच्छे केसेस किए हम लोगों ने। मुझे लगता है मैंने लगभग 5,000 करोड़ के एसेट्स तो अपने दस्तखत से अटैच किए होंगे। 5,000 करोड़ कम से कम, और कम से कम अभी भी नहीं सब जब्त है। ईडी में छूटता उठता कुछ नहीं है, ईडी का इन्वेस्टिगेशन से जल्दी कोई बाहर नहीं निकलता। और फेमा के इन्वेस्टिगेशन किए तो मुझे लगता है कम से कम 20,000 करोड़ से ज्यादा के शो कॉज नोटिसेस इशू किए हम लोगों ने। सब बहुत अच्छे केसेस थे। ईडी का प्रोफाइल, ईडी के इन्वेस्टिगेशन क्वालिटी और क्वांटम बहुत बड़ा है। चाहे जितने बड़े स्कैम्स हुए, चाहे रेड्डी ब्रदर्स का स्कैम रहा हो, चाहे जगन रेड्डी रहा हो, चाहे चौटालास का रहा हो, मधुकोडा का रहा हो, सारे बड़े इन्वेस्टिगेशन। गोमती रिवर फ्रंट भी रहा हो। हाँ, ये भी था, इसका भी हम लोगों ने अटैचमेंट किया, इसका भी इंजीनियर्स के हम लोगों ने किए थे। बाकी चल रहा था, जब मैं छोड़ गया तब तक चल रहा था। क्यों छोड़ दिया? नहीं, इन्वेस्टिगेशन बाद में जब ईडी छोड़ गया था, नौकरी क्यों छोड़ दी? देखिए मैंने कहा ना, नेगेटिव बहुत हो गया था भाई। वहां पे अब पुलिस और ईडी में क्या, पुलिस में एनकाउंटर कर रहे थे, चोर बदमाश जा रहे थे, यहाँ पे व्हाइट कॉलर क्राइम, तो नेचर ऑफ जॉब नेगेटिव था। मुझे लगा पर्सनैलिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए, आदमी की पर्सनैलिटी बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि आदमी को पॉलिटिक्स में जरूर आना चाहिए। असली चीज जो गवर्न करती है कंट्री को, वो पॉलिसी है, और पॉलिसी बनाने में आपका कंट्रीब्यूशन हर सेगमेंट का होना चाहिए। ये भी तो, इसको मैं इस तरह भी तो ले सकता हूँ कि जितनी पावर का एंजॉयमेंट, जितने क्लाउड और जितने इन्फ्लुएंस को आपने एंजॉय किया, वो कम हो गया था, इस कारण शायद आपने छोड़ दिया। नहीं, वो तो देखिए ईडी जिसको पास 12 साल का करियर है, उसका कम कभी हो ही नहीं सकता। कैसे? कैसे? सब जानते हैं 12 साल जिसको ईडी में रहना है, उससे कहाँ कोई खड़ा हो सकता है उसके सामने। ईडी के अफसर, छोटे से अफसर के आगे कोई नहीं बोलने को तैयार रहता है। 12 साल ज्वाइन, कोई मतलब ही नहीं। अभी आजकल ईडी को लेकर तमाम आरोप लग रहे हैं, कोर्ट्स के ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं, आपको लगता है कहीं चूक हो रही है, उसे ठीक करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं, ईडी अच्छा काम कर रही है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ईडी का काम लगातार मॉनिटर होता है, कोई भी आप अटैचमेंट करिए तो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में जाता है, ट्रिब्यूनल्स में जाता है, अरेस्ट कीजिए कोर्ट्स में जाती है, तो ठीक कर रही है। ईडी इज डूइंग इट्स वर्क। आपको लगता है ये जितने हाई प्रोफाइल आपने टकराव किए, अगर आप उनसे बचते ना करते तो शायद कहीं और अच्छी पोजीशन पे होते? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। पब्लिक सर्विस, पब्लिक के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करना, मुझे लगता है इससे अच्छा कोई काम ही नहीं हो सकता। हर आदमी को, जैसा मैंने कहा ना, आना चाहिए और पॉलिसी मेकिंग और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप करनी चाहिए। अब देखिए आपको सरोजनी नगर में कितना काम हो रहा है, कितना अच्छा लगता है। अभी खूब है मेरे पास सरोजनी नगर। फिर आपके खिलाफ एक पत्र कैबिनेट सेक्रेटरिएट से जाता है, किसी दुबई कॉल का जिक्र था। हाँ, क्या था वो? आज उसकी क्लैरिटी दीजिए, ताकि नहीं, वो बहुत छोटा सा, कभी बोला नहीं था उसके बारे में। आज बहुत छोटा सा इशू था। देखिए मैंने क्या जांच कर रहे थे, कौन सी? हम लोग के इन्फॉर्मर्स हर जगह होते हैं।
एक इन्वेस्टिगेटिंग अफसर के पास अपने इन्फॉर्मर होते हैं, सीनियर अफसर, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज चलती ही उस पे है। तो आप अपने एक इन्फॉर्मर से बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मर के ऊपर रॉ के अपने अलग तरह के इनपुट होंगे आपके इनपुट। भाई इन्फॉर्मर तो किसी से कुछ बात करता होगा, किसी से कुछ करता होगा, हमारा सब्जेक्ट अलग है। हमें मनी लॉन्ड्रिंग में इंटरेस्ट है कि अगर वो हमें फॉरेन के बारे में, लोगों के एसेट्स के बारे में बता रहा है कि दुबई में इसका पैसा यहाँ पार्कड है, इस बैंक में पार्कड है, ये इसकी बेनामी कंपनीज, हमें तो वो चाहिए ना। रॉ के लिए इश्यूज थे कि उसके कनेक्शन वहाँ पे ISI से हैं, किससे, तो उनका अच्छा सब्जेक्ट है भाई, उनका अपना अलग सब्जेक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी। हाँ उनका। तो एक जगह इस तरह की बात आई, उन्होंने कहा साहब ये राजेश्वर सिंह के टच में था। तो मैंने कहा हाँ मेरे टच में था, मेरा इन्फॉर्मर था, मेरे डायरेक्टर को ये बात मालूम है। जब मैंने जब उससे बात करी, जो भी प्रोसीडिंग्स आर अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, वो हमारे यहाँ अच्छा, रिकॉर्ड करते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो बातचीत होती है दैट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। हमने कहा साहब हमारे यहाँ सब कुछ मालूम है। फिर वो चीज़ बाद में क्लैरिफाई हो गई, तो फिर वो इशू खत्म हो गया। तो आप लोग बाहर भी इस तरह का मुखबिरों का नेटवर्क बना? नहीं बिल्कुल, ईडी तो देखिए इंडिया के हर कंट्री में, तो अब आज की डेट में किसी भी कॉरपोरेट को या किसी भी बेईमान आदमी का खाली इंडिया में एसेट्स थोड़ी हैं, फॉरेन में कंपनीज हैं, टैक्स हेवन्स में कंपनीज हैं, पैसा हवाला से बाहर भेजेगा, उन कंपनीज में पार्क करेगा, उस कंपनी से केमन आइलैंड जाएगा, आइल ऑफ मैन जाएगा, साइप्रस है, 20 कंट्रीज में घूमता है। सो आपको कैसे पता चलेगा अगर आपके पास मतलब नेटवर्क नहीं है? हाउ कैन यू फाइंड आउट? तो नेटवर्क तो सारे आपकी काबिलियत ही यही है कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा है और उस नेटवर्क का आप अपने डिपार्टमेंट के लिए कितना यूज कर रहे हैं। तो हम लोग का डायरेक्ट साहब को चीजें मालूम रहती हैं कि साहब ये हमारा इन्फॉर्मर, ये इन्फॉर्मेशन आई, कब हमें यूज करना है, कैसे करना है, इट इज अप टू है। वो आपको फ्रेम करने की कोशिश थी? वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था। देखिए एजेंसीज का, जैसे मैंने कहा ना, भारत सरकार में बहुत एजेंसीज हैं बड़ी बड़ी, जो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। रॉ भी है, IB भी है, ED भी है, NTRO भी है, सर्टन भी है, DRI भी है, SFIO भी है, मतलब दर्जनों, सब एक दूसरे को देखती रहती हैं कौन क्या कर रहा है, पता रहता है सबको। भाई अक्यूज तो एक ही है, चाहे माल्या अक्यूज हो, चाहे जो हो अक्यूज, पैसा उसका 20 कंट्रीज में गया है, उसके वायलेशंस उसके कस्टम्स के भी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के भी हैं, फेमा के भी वायलेशंस हैं, टैक्स के भी वायलेशंस हैं, सब देखते रहते हैं। तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाते हैं कभी कभी, हम लोग को भी कभी कभी हो जाते थे कि भाई ये कंपनी कैसे काम चल रही, पता चला कि वो भाई कोई एजेंसी देख रही है उसको। अच्छा, जांच के दौरान इतने लंबे समय तक आप इतनी सेंसिटिव जगह पे रहे, सबसे ज्यादा पैसा भारतीयों ने कहाँ लगा रखा है, किस कंट्री में? दुबई? पहले स्विट्जरलैंड था, अब मुझे लगता है कि बाकी आइलैंड्स में तो स्विट्जरलैंड कम हो गया है। दुबई इस टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत हो रहा है और टैक्स हेवन्स में अभी लीगल इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं या दूसरे रूट चुने जाते हैं? नहीं, लोग दोनों रूट चुनते हैं, हवाला ट्रांजैक्शंस भी रहते हैं, ईडी इनकम टैक्स लगातार उस पर कार्रवाई करती है, तो हवाला से पैसा भेज दिया, फिर वहाँ पे कंपनीज में इंसर्ट कर दिया, चलता रहता। तो टैक्स हेवन आइलैंड्स में कौन कौन ऐसे हैं जिन्हें आपको लगता है कि जिन पर थोड़ा सा विशेष नज़र की ज़रूरत रहती है? अब तो ईडी ने नेटवर्क बढ़ा दिया है, अब तो ईडी ने और कस्टम्स ने भी कॉइन ऑफिसर्स पोस्ट कर दिए। हम लोग के टाइम में ही हुआ कि सेंसिटिव कंट्रीज में, चाहे सिंगापुर हो, चाहे ये इंग्लैंड के वर्जिन आइलैंड्स हो, आइल ऑफ मैन हो, जर्सी हो, वनातू, मॉरिशस हो, मॉरिशस रूट बहुत इस्तेमाल किया गया, सब जगह हम लोग के अफसर पोस्टेड हैं और नज़र रखते हैं। शेल कंपनीज पे अब एक ही घर से पता चला कि 50 कंपनियां, 260 कंपनी एक ही कमरे से ऑपरेट कर रही हैं। काम क्या, खाली एंट्री लेना, काम क्या है, दूसरे कंट्री का आया, बैंक अकाउंट खोला, पैसा फॉरवर्ड कर दिया, तो उस पर हम नज़र रखते हैं। अब ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है और अब सिस्टम बेटर हुआ है। 2G केस तो छूट गया ना? नहीं, चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, ट्रायल कोर्ट में CBI का केस छूट गया, ट्रायल जब प्रिंसिपल केस छूटा तो फिर ये तो चल रहा है। अब देखेंगे, अभी तो सब जुडिस है, उस पर कहना ठीक नहीं है मेरा कुछ भी, बट हाई कोर्ट में चल रहा है अभी। एविडेंस थे पर्याप्त? हाँ एविडेंस। ओके, तो अब चलते हैं, अधिया साहब वाला इशू सेटल होता है आपका और आप लखनऊ की राह चुनते हैं। आपको लखनऊ में ज्वाइंट डायरेक्टर लखनऊ ब्रांच बनाया जाता है, लेकिन यहाँ से भी आप दिल्ली की फाइलें देखते थे और अधिकांश वक्त आप खान मार्केट में ईडी के हेडक्वार्टर देखे जाते थे। आपका दिल्ली मोह क्यों नहीं छूट रहा था? नहीं, वो तो ईडी का काम था ना, डायरेक्टर का काम था, आपको क्या काम देना है। तो हेड ऑफिस के केसेस भी तो मैं करता ही था ना। ईडी का, यूपी का जोनल ज्वाइंट डायरेक्टर था मैं और हेड ऑफिस का तो मैं देख ही रहा था, तो
सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशंस में बड़ा काम रहता है, और आप एक रिपोजिटरी होते हैं इंफॉर्मेशन के, इन्वेस्टिगेशन की कंटिन्यूटी होती है, तो कोई नहीं छोड़ना चाहता है। ईडी कहाँ छोड़ना चाहती थी? जब मैंने कहा मुझे ईडी छोड़ना है तो सारे टेकन अबैक थे कि कोई ईडी भी छोड़ के चला जाएगा, कैसे ईडी जाने दे रही है? भाई कहाँ ईडी जाने देती है कि भाई अगर आपके पास इतने साल का इतना एक्सपीरियंस है और इतना अच्छा एक्सपीरियंस है और आपको इतने देशों के कानून मालूम है, इतनी तरह के, अब ईडी 28 एक्ट को देखती है। 28 एक्ट के वायलेशंस हमारे मनी लॉन्ड्रिंग में कवर होते हैं। जिस आदमी ने 28 एक्ट पढ़ रखे हो, जो 15 साल से रह रहा हो, जिसने 50 इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हो, जिसने हजारों करोड़ के अटैचमेंट्स कर रहे हो, कैसे छोड़ देगा कोई? मैं तो नहीं छोड़ता। लेकिन छोड़ने को कहाँ ईडी वाले तैयार थे, लेकिन मेरा था कि नहीं सब वी शुड बी पॉजिटिव। अब हो गया, ये काफी काम हो गया है वाला। आप एक केस स्टडी मटेरियल बने, जिसके बाद फिर किसी को इतना लंबा कार्यकाल नहीं देने जैसे इश्यूज आए। अब मैं देखता हूँ 3-4 साल से अधिक कोई रुक नहीं पाता है। बहुत क्या आपकी घटना उसका एक उदाहरण? नहीं सर, ये बहुत टैक्सिंग होता है, बहुत टायरिंग काम होता है। अच्छा। लंबा इन्वेस्टिगेशन पढ़ना है, सब चश्मा लग गया, कभी चश्मा नहीं लगता था, और घंटों आपको बैठना है, आपको घंटों फाइलें देखनी है, घंटों आपको मतलब इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन करना है। खाली भाई ईडी के पास क्या है, आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डाटा चाहिए, आरबीआई से भी डाटा चाहिए, सेबी से भी आपको डाटा चाहिए, आपको फॉरेन कंट्री से भी। कोई भी इन्वेस्टिगेशन आपका बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। बहुत सिंपल जो दिखता है वो होता नहीं है, तो उसके लिए बड़ा मेहनत लगती है। तो आदमी जो है कुछ दिन में भागना खुद ही शुरू कर देता है कि कितना दिन उसमें वो लगाएगा। तो मेरा मानना है हम लोग ऐसे थे कि बैठ कर रहे थे काम, तो सब पीछे लगे थे। कभी तो विचलित हुए होंगे, दबाव में आए होंगे? नहीं, दबाव का तो प्रेशर आया होगा? नहीं, प्रेशर तो देखिए पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो बॉदर ही नहीं करना चाहिए। तो पार्ट ऑफ लाइफ है, कहीं पे भी आप रहेंगे, कुछ भी काम करेंगे, प्रेशर आएगा। अच्छा, लखनऊ आने के पहले एक घटना हुई थी, सीबीआई वर्सेस सीबीआई। याद है आपको? हाँ बिल्कुल। लोग बताते हैं आपका रोल था। नहीं, अरे केस बात का रोल था। ठीक है, वो थोड़ा से इश्यूज थे, वो मैंने कहा ना एजेंसीज में चलता रहता है। देखिए ये हाई प्रोफाइल एजेंसीज में, हाई प्रोफाइल लोगों में पार्ट बहुत नॉर्मल सी चीज है, कोई ऐसा नहीं है। अस्थाना और वर्मा के बीच झगड़े की वजह राजेश्वर सिंह थे? नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों बहुत अच्छे अफसर हैं, दोनों बहुत काबिल अफसर हैं। अनफॉर्चुनेट है। ये छठवां बड़ी टकराहट थी आपकी, जिसके कारण सीबीआई का ऑफिस तक बंद किया गया और वहां सीआरपीएफ लगाई गई। याद है? हाँ, ये हुआ था, वहां पे हुआ। दुख है इस बात का? नहीं, अनफॉर्चुनेट है साहब, अनफॉर्चुनेट है। हाई प्रोफाइल लोग, बड़े लोग हैं सब, डायरेक्टर लोग तो कहते हैं आप एक स्पेशल। अब लोगों का कुछ भी कहते रहे, लोगों के कहने का क्या है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है। लेकिन ये कोई बहुत ऐसा नहीं है, बड़े एजेंसीज में चलता है। ये आप ही के साथ ये हर अनफॉर्चुनेट क्यों हर बार होता रहा है? नहीं ऐसा नहीं। मैं सिलसिलेवार गिना चुका हूँ। खांसी नहीं है, हंसी भी आ रही, खांसी भी नहीं जा रही, नहीं तो और बोलता है नहीं। ठीक, ओके। तो अब 7वें बड़े मुद्दे की तरफ चलते हैं। ठीक, अब ईडी से हो गया, मुझे लगता है कि अभी ईडी बचा है। ईडी हो गया? आज ईडी हो गया, तब ठीक है, आइए अब चलते। आप खुलना नहीं चाहते हैं? नहीं, पूरा खुल गया, आपको सब बता दिया। आप खुलने नहीं ठीक। ठीक, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में ही अभी पॉलिटिक्स में आप एंट्री नहीं किए हैं, 2021 आता है। मीडिया चैनल्स पे, मीडिया आउटलेट्स पे एक खबर आती है, बड़ी विस्फोटक खबर। लोगों ने वो नाम पहली बार सुना, पेगासस। उसमें एक रिपोर्ट पढ़ी आई कि राजेश्वर सिंह, उनकी पत्नी आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह और आपकी बहन मुंबई की जानी मानी एडवोकेट आभा सिंह, ये 3 फोन कंप्रोमाइज थे और इन तीनों फोनों पर पेगासस था। कौन आपको सुनना चाहता था? नहीं, मुझे नहीं लगता है, तो रिपोर्ट्स हैं, इस पे क्या है, मुझे तो कोई मतलब क्यों कोई सुनना चाहेगा। क्या आप खंडन करते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों कोई सुनना चाहेगा, मतलब मुझे नहीं लगता। और ये रिपोर्ट्स, इस पे तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कमेटी बनाई थी, मुझे तो नहीं लगता कुछ हुआ। आपने अपना फोन दिया था? नहीं, हमसे किसी ने नहीं मांगा। मांगा ही नहीं? नहीं। रिपोर्ट तो मैंने कहा ना, ये तो चलता रहता है। देखिए, आप हाई प्रोफाइल जगह रहेंगे, आप बड़े इन्वेस्टिगेशंस करेंगे या उसमें रहेंगे, तो पार्ट ऑफ लाइफ है। ये प्रोफेशनल हैजार्ड्स हैं आपके, कि एजेंसियां आप पे नजर रखेंगी, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और ये कोई गलत नहीं है। पर कोई तो आपको सुनना चाहता था। गलत नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, कोई चीज गलत नहीं है। आपको कोई भी चीज दी जाती है तो सेंसिटिव चीज दी जाती है, तो आप पे नजर तो रखेंगे ही हम।
कोई भी रहेगा। आपको पता था कि आप पर नजर रखी नहीं, जा रही? नहीं। और मुझे लगता भी नहीं कि इस तरह की कोई चीज थी ये पेगासस वगैरह, मुझे तो लगता नहीं होता, तो अब तक कुछ ना कुछ आ गया होता। लेकिन कोई ना कोई तो आप पर नजर रख रहा था। नहीं, नजर तो मैंने आपसे कहा ना, भारत सरकार में सब एक दूसरे पे रखते हैं। अच्छा, भाई इतनी बड़ी भारत सरकार है, इतनी एजेंसियां हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है सब लोग कर रहे हैं उसे। हर चीज का मतलब बहुत ही वाइड स्प्रेड रहता है, सबके अपने एक्ट्स हैं। हो सकता है एक कर रहा और बाकी उसको डिरेल करना चाहते हैं। इन्वेस्टिगेशन सब देखते रहते हैं। तो आप श्योर हैं कि आपके फोन में पेगासस नहीं था? हाँ, मुझे नहीं। पर आपने कभी उसका खंडन नहीं किया? किस बात का खंडन? किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं। अब कोई रिपोर्ट आ जाए, कोई करता रहे, कहाँ तक खंडन करते घूमे। और ब्यूरोक्रेट को तो कतई ही नहीं करना चाहिए, कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। किस बात का मतलब है? क्या आपको दबाव में लेने की कोशिश थी? नहीं, दबाव तो इतना आपने कहाँ का क्या क्या तो इतिहास बता दिया। इसके बाद कौन कहेगा इनको दबाव में लेना है? हाँ, ये बात तो है। कोई नहीं करेगा, कोई। देखिए, उस वक्त सुब्रत राय से लड़ना बहुत बड़ी बात थी। अब तो हमारे बीच नहीं है। नहीं, पर सुब्रत राय से लड़ना आसान बात थी? नहीं, वो अच्छे थे। वो आप कह रहे हैं, अब अच्छे कह रहे हैं। उस वक्त तो बंदूकें इन्वेस्टिगेशन था। देखिए, इन्वेस्टिगेशन था, मैं सरकार की ओर से इन्वेस्टिगेटिंग अफसर था। तो जब किसी चीज की जानकारी चाहिए, वो तो अगर सरकार को जानकारी आप नहीं देंगे तो गलत है। ओके। फिर उसके बाद मैं देखता हूं कि फिर आपकी रुचि राजनीति की तरफ शुरू होती, मतलब ईडी से आपका मन भर गया, आपका प्रमोशन नहीं हुआ, आपके झगड़े बहुत हुए, और फिर जिस पावर को और क्लाउड को आपने एंजॉय किया वो रही नहीं। करनैल सिंह विदा हो जाते हैं, संजय मिश्रा की एंट्री होती है, आप लखनऊ आ जाते हैं और शांति से अपना समय गुजारने लगते हैं। क्या इतने सालों के झगड़े के बाद वो थोड़ा आराम का वक्त था? नहीं, बहुत अच्छा टाइम है। मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ पॉलिटिक्स। ये तो नहीं, अभी आप पॉलिटिक्स में नहीं गए हैं। अच्छा। अब जब आप लखनऊ आए, तब भी मैं सारे केसेस तो तब भी मैं देख ही रहा था। लखनऊ दिल्ली तो एक ही बात थी, कोई ऐसा नहीं था। वो तो मैं नहीं निकलता तो आज भी वही कर रहा होता। वो मैंने कहा ना, एजेंसी छोड़ना नहीं चाहती। एजेंसी में आप देखिए, आईबी में तभी लोग हार्डकोर हो जाते हैं। आईबी में जो आता है वो फिर उसको आईबी कहाँ वापस जाने देती है, कहती नहीं भाई आप इतने जानकार हैं, आप इतने यूजफुल हैं। बट 15 साल लगातार बहुत हो जाता है। बड़ा ही हाई प्रेशर जॉब है, आदमी के लिए जो है बड़ा टैक्सिंग हो जाता है। तो कुछ दिन आपको रिलैक्स चाहिए रहता है। ठीक। फिर उसके बाद 2022, ठीक, आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, जहां से आपकी जिंदगी पूरी तरह बदलने जा रही है। अब जो होने जा रहा है, आप अचानक से चर्चाएं होती हैं कि आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं, आप इस्तीफा देना चाहते हैं, और ऐसा बताया गया कि आपने 2021 के लास्ट में ही अपना इस्तीफा भेज दिया था, वीआरएस मांगा था, बट वो रुका हुआ था। और फिर अचानक से जनवरी के लास्ट में 2022 में आपका इस्तीफा स्वीकार होता है और दूसरे दिन आपको भारतीय जनता पार्टी सरोजनी नगर सीट लखनऊ से प्रत्याशी बनाती। इतनी हाई प्रोफाइल जांच करने वाला, अकेले रहने वाला आदमी, जिसका राजनीति की कोई इतिहास नहीं रहा हो, कोई हिस्ट्री सीट आपकी नहीं रही हो, आपकी आपके फैमिली की, क्यों चुनी राजनीति? नहीं, राजनीति मेरा मानना था बड़ा इंपॉर्टेंट माध्यम है कंट्री को आगे बढ़ाने का। और हम लोग हमेशा जो होता है, नेताओं को ही गाली देते हैं कि नेताजी ने ये नहीं किया, नेताजी ये वाले ठीक नहीं है, नेताजी ये कर सकते थे। भाई जनरल, तो भाई राजनीति में चले जाओ, नेता ही बन लो। देखो तो क्या है, क्या आप ही ठीक करो कुछ, व्हाट स्टॉप्स यू। तो मैंने इसीलिए कहा कि हर आदमी को अपनी फील्ड में टॉप पे रहने के बाद राजनीति में आना चाहिए और कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तभी कंट्री चलेगा। इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा स्टेट है, ये हर तरह के लोग चाहिए यहाँ पे, हर फील्ड के एक्सपर्ट्स चाहिए। कोई भी पॉलिसी आप उठा लीजिए, आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पॉलिसी बनानी है, आपको टेक्नोक्रेट्स भी चाहिए, आपको बेस्ट वर्ल्ड के लोग चाहिए। फिर आपको उस पॉलिसी का इम्पैक्ट एनालिसिस कराना है कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है कोई भी पॉलिसी पर। सो यू नीड गुड पीपल इन पॉलिटिक्स। मेरा मानना है अब पॉलिटिक्स बदल रही है, पहले बड़ा सिंपल थी, नाउ इट इज कॉम्प्लेक्स। तो हर फील्ड के एक्सपर्ट्स को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। वो कौन सा क्षण था जब आप अपने ऑफिस बैठे थे ईडी के और अब आपको लगा अब हो गया? नहीं, मुझे लगता है 21 में या उसके पहले लग रहा था? नहीं, उसी 21-22 में, 21 में ही मुझे लगा कि अब काफ़ी हो गया, ये चलती रहेंगी चीज़ें, यही नौकरी, यही काम, फिर आप प्रमोट भी हो जाएंगे, फिर यही करेंगे। भाई डायरेक्ट काम तो एक ही है,
इन्वेस्टिगेशन करना, दूसरा काम तो है नहीं। ईडी में तो जब आप ईडी में परमानेंट हो गए तो फिर आपको काम तो यही करना है कि इन्वेस्टिगेशन करना है, प्रॉपर्टी अटैच करनी है, लोगों को अरेस्ट करना है, घरों में सर्च करना है, यही काम है। कितने दिन ये काम करेंगे? यहाँ पे बड़ा पॉजिटिव काम है। ये तब नहीं याद आया जब आपके पास असीमित ताकत नहीं, असीमित ताकत हमेशा रही, ताकत में कभी कोई दिक्कत नहीं रही। ताकत तो सरकार देती है, सरकार का एक्ट देता है आपको। वो एक्ट आपके पास तब भी था, अब भी था, जब आपने छोड़ा तब भी एक्ट आपके पास था। ताकत तो कोई इंडिविजुअल तो होती नहीं है, तो एक्ट, जिस एक्ट के तहत आप काम कर रहे हैं वो एक्ट ताकत देता है आपको। तो बीजेपी में ही ज्वाइन करना है, इसको लेके बड़ी आलोचना भी हुई। और बीजेपी में आप किसके संपर्क में थे? नहीं, संपर्क क्या, मैं तो पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करी थी मैंने, बाकी किसी से क्या बात करना। भाई हम लोग एक सरकारी अफसर रहे हैं, हम लोग को सिस्टम मालूम है कि सिस्टम क्या होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात होती है, बाकी तो पार्टी का डिसीजन है कि भाई अगर आना चाहता है एक आदमी तो बहुत अच्छा है। उन्होंने वेलकम किया आपका? ना, सब बिल्कुल किया। देखिए कितने अच्छे से पार्टी ने चुनाव लड़ाया। पहला पार्टी का चुनाव तो अपने बस का कहाँ होता है भाई, यहाँ आने के बाद आपको पता चलता है कि कितना मैन पावर रिक्वायर्ड है। लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि भाई जिस फील्ड में जाएंगे अच्छा ही रहेगा। आपने कोई कंप्रोमाइज किया राजनीति में आने के लिए? नहीं, किस बात का कॉम्प्रोमाइज होगा? जो आपने खुद ही बता दिया, जेटली जी से भी आप लड़ लिए, इससे भी लड़ लिए, तो कॉम्प्रोमाइज कहाँ बचता है? वेयर इज द कॉम्प्रोमाइज? हो सकता है आप ये 7वीं टकराहट से बचे कि आप नहीं लड़ना। अच्छा, आप चलो एक सेटल, आप असली लड़ाई में आ गए। चुनाव ही लड़ना है तो ये वाली लड़ाई बेटर है कि ये लड़ाई ठीक है कि भाई चुनाव लड़ना है, ठीक है भाई, सब लड़ो अपना। भाई यहाँ 20 साल वर्कर काम करता है, तब जाके पार्टी रिकॉग्नाइज करती है, टिकट देती है। एक आदमी 31 तारीख को इस्तीफा देते हैं, 2 तारीख को उनको टिकट मिल जाता है। भाई इतना तो, कितनी बैकग्राउंड कैसे? कितना बड़ा बैकग्राउंड आपने अभी खुद ही बताया कि देखिए कितने साल की, 22 साल की नौकरी 2098 में ज्वाइन करी। तो एक आदमी नौकरी छोड़ के आ रहा है तो उसके मन में कुछ होगा करने के लिए। पार्टी भी देखती है कि भाई, हम भी आज की डेट में, जैसे मैं पार्टी में हूँ, मैं भी अच्छे लोगों को ढूंढता हूँ कि भाई कहाँ लोग अच्छे हैं, इनको आना चाहिए। ईडी में ढूंढते हैं? नहीं, पॉलिटिक्स के लिए, कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए। नहीं तो आदमी क्या घर में बैठ के बोलता रहता है नेता बिल्कुल ठीक नहीं होते, नेता कोई काम नहीं करता, नेता बड़ा बेईमान होता। अरे आओ भाई राजनीति में आओ, नेता बनो, फिर समझो नेता कैसे डील करता है। तब तक आपको पता था कि राजनीति क्या चीज होती है, बीजेपी क्या है, पुलिस चुनाव में क्या था, है? पुलिस में मैं था, तो पुलिस में पब्लिक डीलिंग तो लगातार में 10 साल पुलिस में, 8 साल रहा, तो पुलिस में पब्लिक डीलिंग नेताओं से। नहीं, ईडी में भी आपने पब्लिक डीलिंग की? पब्लिक डीलिंग में आप कभी कम नहीं थे, चाहे वो कोई भी टेन्योर रहा हो, किसी का। यहाँ पे भी अच्छा रहा। देखिए आप कितने मजे से आए और सब लोगों ने कितने मजे से चुनाव जिताया, पता नहीं चला। तो कभी आपने ये मिस किया कि आप वहां ज्यादा अच्छे थे या यहाँ ज्यादा? नहीं नहीं, कभी नहीं मिस किया। मैं जहाँ रहा, पुलिस की नौकरी बहुत अच्छी थी, ईडी की नौकरी बहुत अच्छी थी, पॉलिटिक्स बहुत अच्छी। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने करियर उससे। आई एम वेरी सेटिस्फाइड। गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। बहुत लोगों का गुड विशेज रही। पुलिस में इतने इनकाउंटर्स किए, आप देखिए पुलिस वाले अमूमन कोई कहीं फंस गया, कोई कहीं, मतलब बहुत अच्छा वो नहीं दिखता है। ईडी में भी आपने देखा कि लोगों के साथ अच्छा नहीं होता है, बट तो गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। पुलिस का बहुत अच्छा टेन्योर रहा, हाईएस्ट मेडल मिला, प्रेसिडेंट्स गिलिट्री मेडल, इससे ऊपर क्या मिले। ईडी में भी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज आपकी मेरिट को कर रहा है। जितने दिन में रहा 22 साल। बहुत सी आरोप लगाए कि साहब जुडिशियल इन्फ्लुएंस है। वो उससे कोई मतलब नहीं, वो मेरा बॉस नहीं था, वो मेरे डायरेक्टर का बॉस था। मेरा बॉस डायरेक्टर, मेरा एसीआर आप उठाइए। अच्छा, बॉस का बॉस। हाँ भाई, उससे हमसे क्या मतलब है? वो बॉस से पूछेगा ना, हमसे उससे क्या लेना देना है। आई एम नॉट कंसर्न। रेवेन्यू सेक्रेटरी से मेरी किस बात की डीलिंग। आप एसीआर उठा के देखिए, 2000 जब मैंने ज्वाइन किया पुलिस, 98 में ज्वाइन किया और 2022 में निकला, आज तक मुझे सिवाय आउटस्टैंडिंग के दूसरी एंट्री नहीं मिली है। और जब से ग्रेडिंग सिस्टम आया, नंबर देने का 10 में 10, किसी ने 9.9 भी नहीं दिया। तो आप बताइए ना, तो भाई कोई एक आदमी नहीं लिखता है। इनिशिएटिंग अफसर, रिव्यूइंग अफसर, एक्सेप्टिंग अफसर, 3 आदमी लिखते हैं हर साल, और कई साल तो 4 5 जाते हैं अगर बीच में चेंज हो गया। तो अब देखिए, तो भाई कुछ तो। अरे आपकी हिस्ट्री देख के आपसे कौन भिड़ना चाहेगा कि सोचते होंगे 10 में 10, 2 जान छुड़ाओ। ये भी तो हो सकता है। कमाल ऐसा। अच्छा, तो जब आप राजनीति में आए तो अभी टर्बुलेंस आपकी खत्म नहीं हुई, आपको एक ऐसी सीट पे भेजा गया जो सीट भारतीय जनता पार्टी किसी तरह एक बार जीत के आई थी। उसके पहले बीजेपी की उस सीट पर सरोजनी नगर में हिस्ट्री नहीं थी। अगर बहुत इजी केक देते तो आपको लखनऊ शहर की कोई सीट मिल जाती जहाँ
इजी मिल जाते, जैसे लखनऊ पूर्वी मिलती, उत्तरी जहाँ आपका घर है वहां से लड़ लेते, वो न मिलके सरोजनी नगर आपने मांगा या आपको दी गई? नहीं, सब पार्टी के निर्णय थे, इसमें तो अपना कोई रोल नहीं था। पार्टी ने जहां से ठीक समझा वहां से दे दिया, वहां से लड़े। जो कुछ भी था, एक ग्रह से दूसरे ग्रह में आने जैसी स्थिति थी। मतलब एक जगह जहां बहुत ग्रेविटी थी, ईडी, और एक राजनीति जहां माइक्रो ग्रेविटी होती। नहीं नहीं, ऐसा यहाँ सब उड़ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ भी बहुत ग्रेविटी है। यहाँ आप लोग कोई बात कहते हैं गंभीरता से ली जाती है, पूरे स्टेट की बातें करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो कैसा अनुभव रहा चुनाव का? चुनाव मतलब मेरा तो गला ही बैठ अच्छा, गया था जिस दिन बोलते। टिकट मिला तो क्या हुआ? मतलब उस दिन क्या अब चल क्या रहा था आपके मन में? हाँ, बड़ा अजीब सी फीलिंग थी कि भाई अब चल के चुनाव लड़ना है, टिकट तो हो गया। कि मैं तो दिल्ली में था, मतलब जब मैंने भी देखा टीवी में चलने लगा कि इनको टिकट मिल गया, हमने कहा अब चले लखनऊ में। भाई पॉलिटिक्स में तो आप किसी को जानते नहीं है। फिर योगी जी से आके मैं मिला, तो फिर बाकी उन्होंने फिर चुनाव की तैयारियों के लिए फिर सीनियर लीडर्स को लगाया कि भाई राजनीति में पहली बार आए, सबको ये था कि भाई अफसर रहे हैं, इनके कैसे ये लड़ेंगे, थोड़ा सा सबको था। बट सबका कॉन्फिडेंस बहुत था सबका कि भाई अच्छे उनका वो रहा है। तो सारे ही सीनियर लीडर्स ने मिलके फिर बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। घर पे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने आपको एडवाइस की कि ये क्या कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, अरे सारे स्टंट थे टूट कि पड़े होंगे आप। ये ईडी की नौकरी छोड़ के कोई पॉलिटिक्स में कैसे चला जाए। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। पॉलिटिक्स तो देखिए क्या कहा ही जाता है कि कोई सर्टेनिटी इन पॉलिटिक्स इज अनसर्टेनिटी। एक ही चीज सर्टेन है, दैट इज अनसर्टेनिटी। क्या कहा आपसे लोग? सबने कहा कि भाई ये क्यों कर रहा है। हमने कहा नहीं, ये पॉजिटिव काम करना है, वी मस्ट वर्क, वी शुड, जो अपना एक्सपीरियंस है, ईडी को बहुत दिन दे दिया, पुलिस को बहुत दिन दे दिया, वी शुड गिव इट टू पीपल। सबसे ज्यादा किसने समझाया? नहीं, दोस्तों का ही रहता था, फैमिली तो साथ थी कि भाई जो डिसीजन लिया है ठीक लिया, अपना मैच्योर है, सब इतने दिन से देख रहे हैं। समझाया तो होगा घर में? नहीं नहीं नहीं, घर वाले सब साथ थे, सारे लोग साथ थे, कोई भी। ओके, फिर 2022 का चुनाव होता है और आप 56,000 से ज्यादा वोटों से जीतकर एमएलए बन जाते हैं। जब आप एमएलए बने तो आपको पॉलिटिक्स की दुनिया कैसी लगी? नहीं, अच्छा लगा। पब्लिक से पहली बार इतना वाइड स्प्रेड इंटरेक्शन हुआ, वो अच्छा था। फिर लोगों ने बहुत लाइक किया, लोग मैंने देखा दिल की बात करते हैं, स्पष्ट हैं, बहुत मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ अफेक्शन है लोगों का। वो बहुत मतलब उनको भी लगा कि वो एक अच्छा आदमी लड़ रहा है चुनाव, पढ़ा लिखा आदमी लड़ रहा है, नौकरी छोड़ के आया है, रिस्क ले रहा है, क्यों कर रहा है, व्हाई इज ही डूइंग इट। भाई अपने, मैं तो वकील भी हूँ, वकालत भी करता हूँ, वकालत भी बहुत अच्छी चलती है कोई, पर उनको लगा कि एक जेन्युइन आदमी है, इनमें इंटरेस्ट है कि कुछ करें। फिर आपने सबसे मुश्किल काम होता है कम्युनिकेट करना, भाषण देना। और 7वें 5वें 6ठे दिन के बाद तो गला हला भी बोल गया था, तो भाषण देना भी इतना मुश्किल हो चुका था कि कैसे क्या बोले। पर लोग 5-6 दिन में समझ गए थे कि आदमी की अच्छा, यहाँ पे नेता अपना, मैंने देखा, कैरेक्टर छुपा नहीं सकता, इतना ज्यादा उसे मिलना पड़ता है और इतनी चीजों पे निर्णय दिन भर लेना पड़ता है कि उसका रियल कैरेक्टर सामने आ जाता है। लोग कहते हैं ये चुनाव क्यों हार गए, लोग कहते हैं ये चुनाव क्यों 9 बार से जीत रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, कभी स्विंग अलग चीज है, पॉलिटिकल स्विंग, बट पब्लिक के सामने नेता बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, वो छिपती नहीं है नेता के मन में क्या चल रहा है। क्योंकि आप अगर 50 लोगों से मिल रहे हैं, 50 आदमी 50 बात कह रहा है ना, 50 निर्णय आपको लेने हैं ना, तो आप कैसे अपनी पर्सनैलिटी छिपा लेंगे? एक निर्णय में आप बनावटी हो सकते हैं, 2 में हो सकते हैं, आपका नेचर नहीं छिपेगा। फिर वो चीज स्प्रेड करती है, जिसके बारे में आपने जो भी कहा है, जो भी बोला है। तो इट इज बेटर कि आदमी को ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, सरल रहना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए, जो हो सकता है कर देना चाहिए, जो नहीं हो सकता नहीं बता देना। तो इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये बड़ी धोखे की डगर है राजनीति। है अंदाजा? नहीं, अभी तो मुझे तो बहुत अभी अच्छी लग रही है। अब अगला चुनाव लड़ूंगा तो जो मेरा मॉडल है उसको टेस्ट करूंगा मैं, क्या रहा। भाई 3-3.5 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो एक इसको सोशल वर्क के रूप में लिया है। जो मेरा मानना है, पॉलिटिक्स इज प्योर एंड सिंपल सोशल वर्क। ये कास्ट पॉलिटिक्स क्या है अभी तो अपनी उतनी समझ है नहीं अपने लिए। तो कास्ट का डिफरेंट फॉर्म है। यूथ को मैं कास्ट मानता हूँ, महिलाओं को मैं कास्ट मानता हूँ, किसानों को एक कास्ट, कि भाई इनके लिए क्या करना है। महिलाओं के लिए जैसे देखिए, सरोजनी नगर में 160 से ज्यादा मैंने तारा शक्ति सिलाई केंद्र स्थापित किए। जब मैं जाता था तो महिलाएं बहुत संख्या में आती थी भाषण सुनने, देखने, मिलने। मैं पूछता था बताओ क्या आपके लिए होना चाहिए। भाई मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस था कि भाई आप
पता हो तो नहीं मन में जो आपके सामने लोग बैठे हैं चाहते क्या है आपसे। उन्होंने कहा हम काम करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू वर्क। मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमने कहा इतनी महिलाएं आई हैं गांव की, बैठी हैं सब, मतलब अच्छी संख्या में, सब काम करना चाहती हैं, काम क्यों नहीं मिल रहा है। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम लोगों ने जीतने के बाद अब तक लगभग 2000 से ज़्यादा सिलाई मशीनें गिफ्ट करके 160 सेंटर चल रहे हैं। अब वो सिलाई केंद्र से ज़्यादा जो है समग्र विकास केंद्र हो गए। कैसे हो गए? महिलाएं घर से निकल के आ रही हैं, एक दूसरे से बात कर रही हैं, एक संगठन का रूप बन चुका है। एक गांव की 20-30 महिलाएं एक कमरे में, उनके पास आने का एक अपॉर्चुनिटी है। सिलाई काम करना, सामान बेचना तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन उनको मालूम है उनकी बहन जो है, जो दूसरी है, उसके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे एडमिशन ये होगा। आप कहाँ से करवा रहे हैं? सरकार की स्कीम नहीं, ये CSR से करा रहा हूँ, 100% CSR से। अब इतना दिन ईडी में रहा, इतने सारे कॉर्पोरेट दोस्त हैं, तो सब लोग, अच्छा हर आदमी सोशल वर्क में कॉर्पोरेट दोस्त हैं आपके? नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, इतने सारे दोस्त हैं, तो सब लोग चाहते हैं कि जेन्युइन काम होना अच्छा, मैं भी देख रहा था सरोजनी नगर में अधिकांश CSR की एक्टिविटी चल रही है। बहुत चल क्या रहा है। आप अपने ईडी के प्रभाव का इस्तेमाल करके करा रहे हैं या वो स्वेच्छा से कर रहे और हैं? देखिए आपकी बात में कंट्रडिक्शन आया, आपने कहा इतना प्रभावशाली छोड़ दिया आपने, प्रभाव आपका कम हो गया, तो आप बताइए। दूसरा आप कह रहे हैं प्रभाव को, मैंने कहा कोई चीज कम नहीं, कभी कम नहीं होती। प्रभाव आपका व्यक्तिगत स्वभाव, व्यक्तिगत नेचर, वो मैटर करता है। सारे लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हर आदमी चाहता है सोसाइटी आगे बढ़े, हर कॉर्पोरेट CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप देखिए 2000 से ज्यादा सिलाई मशीन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेरी क्षमता थक चुकी है सेंटर्स खोलते खोलते, लेकिन लोग नहीं पीछे हट रहे हैं। अब मेधावी को तैयार है अरे कंपनियां? बिल्कुल तैयार है, कहते हैं साहब और खोलिए। आप ही को दे रहे हैं, बाकियों को तो नहीं अब देते। भाई देखिए आदमी की एक गुडविल होनी चाहिए, और दूसरा जमीन पे वो भी तो टेस्ट करते हैं भाई, वो देते हैं तो उनकी टीम्स आती हैं, देखती हैं क्या काम चल रहा है। अब 1500 से ज्यादा मेधावी बच्चों को साइकिल्स और टैबलेट्स गिफ्ट किए मैंने, जिनके 90% 50। अब सोचिए बच्चे कितने खुश होते हैं। मुझे तो अपना टाइम याद है, हम लोग को कोई जब दादी या नानी आती थी 10 रुपया दे जाती थी, कितनी खुशी होती थी। जब अच्छे नंबर आते थे उस दिन कुछ गिफ्ट मिल जाता था। अब एक बच्चा जिसका 90% आया, 85% आया, उसको हम लोग गांव से ढूंढते हैं, उसको एक अप्रिसिएशन लेटर देते हैं, गांव की शान उस साइकिल पे लिखवा के देते हैं, गांव को इकट्ठा करके ताली बजवाते हैं, देखो ये गांव का कितना मेहनती बच्चा है। अब सोचिए बच्चे कितना अच्छा करेंगे आगे। ये सब कौन प्लान करता है? जैसे खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, नहीं, ये सब करते हैं? मैं ही करता हूँ, हमारी टीम करती है, बड़े अच्छे कमिटेड लोग हैं मेरे पास। अब ब्यूरोक्रेसी का एक फायदा पॉलिटिक्स में, आपका एक सिस्टमेटिक ऑफिस है। अब वहाँ रिटायर्ड पुलिस वाले भी हैं, रिटायर्ड सचिवालय के अधिकारी भी वहाँ पे हैं, हमारे पार्टी के भी सीनियर लोग हैं, पार्षद लोग भी हैं, महिलाएं भी बहुत अच्छी हैं, मतलब सब काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, बहुत अच्छा ऑफिस है। आप कंफर्टेबल हैं पॉलिटिक्स में? हाँ, बहुत कंफर्टेबल हूँ मैं तो, मुझे लगता है इससे अच्छा तो कोई काम ही नहीं। आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल कंटिन्यू कर रहा हूँ। विधायक ही बने रहना चाहेंगे? अब देखिए ये तो आगे की चीजें हैं, विधायक क्या, मतलब पॉलिटिक्स में कंटिन्यू करना चाहिए। और अभी तो सरोजनी नगर जो मैंने एक सोचा था, एक मॉडल बनाना चाहिए कि MLA को क्या करना चाहिए। मैंने कहा ना, लोग सब कहते हैं भाई नेता ठीक नहीं है, भाई नेता का भी एक मॉडल होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो कैसे कंप्लेंट्स हैंडल हो। MLA का काम क्या है? कोई नाली बनाना दिन भर काम थोड़ी है। MLA का काम है अच्छी पॉलिसी में कंट्रीब्यूट करें, पब्लिक की जो समस्याएं हैं उस पर चिट्ठी लिख के गंभीरता से संबंधित रेगुलर विभाग को जाएं। मैं तो बच्चों की ट्रेनिंग के कैंप लगाता हूं, युवा मोर्चा, कि भाई तुमको नेता बनना है तो तुम्हें पता रहना चाहिए कैसे नेता बनोगे तुम। लोग हंसते हैं, कहते हैं, लोग कहते हैं नेता बनने नहीं देना चाहिए, आपने नेता ट्रेन कर रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई तुम जनसेवा करो, सरकार की जो स्कीम्स है हमसे ले जाओ, उनके पैम्फलेट्स ले जाओ, बुकलेट्स ले जाओ, लोगों को लाभ दिलाओ, उसका अपने एरिया में दिलाओ। जिसको नहीं दिला पा रहे हो हमारे ऑफिस से चिट्ठी लिखवाओ, परस्यू कराओ। 100 लोगों की तुम मदद करोगे अपने गाँव में, तुम खुद ही नेता बन जाओगे। तुमको खुद पता होना चाहिए कौन सी स्कीम्स। बच्चों की क्लासेस कराता हूँ मैं कि भाई ये देखो, इस स्कीम में अगर प्रधानमंत्री योजना में ये लाभ लेना है तो कैसे मिलेगा। अच्छा, जब आप चुनाव लड़ने आए तो आपके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने एक हाई प्रोफाइल कैंडिडेट उतारा, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा। उनकी भी फैमिली की लेगेसी है, लखनऊ के मिनिस्टर रहे हैं और अखिलेश यादव के खास लोगों में से एक रहे। उनके सामने लड़ते हो झिझक थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई झिझक। इलेक्शन तो मुझे पहले ही दिन से लग गया था, जब मैं आया 2 दिन घूमा, मुझे लग गया तो कुछ है नहीं कोई बंदा। बट अच्छे कैंडिडेट थे, पढ़े लिखे आदमी है, फैमिली भी अच्छी है, अच्छे। ठीक, अब आपके परिवार की तरफ आते हैं।
ठीक। उत्तर प्रदेश में दो ही फैमिली हैं जिनकी बड़ी ब्यूरोक्रेसी, बड़ी लेगेसी, एक विजय शंकर पांडे का परिवार और एक आपकी फैमिली। राजेश्वर सिंह एमएलए ईडी से नौकरी छोड़ के आए, लक्ष्मी सिंह आपकी पत्नी पुलिस कमिश्नर ऑफ नोएडा, राजीव कृष्णा आपके बहनोई डीजीपी उत्तर प्रदेश, आपके बड़े भाई इस वक्त कैट के मेंबर हैं, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के पद पे रहे, आपकी बहन लखनऊ में प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स। ये क्या है फैमिली में? देखिए, सब पढ़ने लिखने वाले लोग रहे। फादर ने पढ़ाई का कल्चर रखा। मदर मेरी उस टाइम की एमए हिस्ट्री थी 1963 की, तो पढ़ाई सबने करी, सारे लोग कंपटीशन सबने। आपके भांजियां वगैरह भी हाँ, आईपीएस? मेरी भांजी इस बार आईपीएस में आई है, उसको यूटी का ऑर्डर मिला है, एसपी है इस टाइम पौंडीचेरी में। आभा सिंह जी की भी? आभा सिंह जी की बेटी। आभा सिंह जी खुद भी डायरेक्टर पोस्ट थी, वो भी इंडियन पोस्टल सर्विसेज में थी। उनका भी पेगासस में था ना? उनके हस्बैंड जो है वो भी एसपी सीबीआई थे, वो भी आईपीएस अफसर अच्छा। थे। फिर वो भी रिजाइन करके अब दोनों लोग वकालत कर रहे हैं बॉम्बे में। बहुत अच्छी वकालत चल रही है। आपकी फैमिली की हिस्ट्री रही क्या लड़ना? नहीं, ब्यूरोक्रेसी। देखिए, सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब पढ़ते लिखते रहे, तभी देखिए सबने सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया और सारे लोग महत्वपूर्ण पदों पर रहे। और उसके बाद सब समाज सेवा में। आभा जी और योगेश जी बहुत अच्छे लॉयर्स हैं, दोनों बहुत बॉम्बे के प्रतिष्ठित लॉयर हैं। बेटा भी उनका लॉयर है नेशनल लॉ स्कूल हैदराबाद से। बेटिया जो आईपीएस में आई है उसने भी नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर से लॉ किया। बहुत ब्रिलियंट है। डीएनए में ब्यूरोक्रेसी है, पढ़ाई लिखाई, ब्यूरोक्रेसी, सिंसियरिटी जी। मुझे लगता है। अब जिसकी पत्नी सीपी नोएडा हो, कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक, और जिसके बहनोई डीजीपी हों, उसकी लाइफ, फैमिली लाइफ कैसी चल रही है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हम लोग देखिए अपने अपने प्रोफेशन को अलग रखते हैं, फैमिली से प्रोफेशन को अलग। पॉसिबल? नहीं, बिल्कुल अलग रहता है। मतलब मुझे तो आज तक लक्ष्मी ने ये नहीं पूछा होगा मुझसे कि आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, क्या किया। उनको तो बोली अखबार से पता चलता था कि आप ये कर रहे हैं। और मेरा भी यही है कि मुझे आज भी ये नहीं मालूम है उनके यहाँ नोएडा या आईजी नहीं, उनके अफसर कौन है उनके अंडर, मुझे नहीं मालूम है। हम लोग क्या, बिल्कुल घर में हम लोग का खाली फैमिली का, बच्चा बच्चे की पढ़ाई, खेलना कूदना, घूमना, वी कीप आवरसेल्व्स अवे। हम लोग का शुरू से रहा है कि हम लोग एक दूसरे के काम में कभी किसी को मतलब ही नहीं रहा। दबाव तो आते होंगे बहुत आपके? नहीं, कोई नहीं, शुरू में रहता है, फिर अब कोई बात ही नहीं करता है कोई इस तरह का। तो अब आप तो सबसे बड़े पत्रकार हैं, आपको मालूम होगा, अगर कोई भी काम में कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा किसके कहने पे किसके नहीं कहते आप, ये तो है। जीरो, बिल्कुल जीरो कट ऑफ रहता है हम लोग। मुझे तो कोई नहीं मिला जो ऐसा कहता। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन प्रेशर तो आता हो। प्रेशर तो रूटीन की चीज है। आदमी सोचता है हम बता देते हैं भाई, हम लोग नहीं इंटरफियर करते एक दूसरे के काम में। मैं बता रहा हूँ ना, लक्ष्मी कितनी बार होता था अखबार से बताती थी, आपने ये वाला काम किया, आज अखबार में ये वाली चीज छपी है। तब उनको पता चलता था ये वाला इन्वेस्टिगेशन करने हम कहीं हैदराबाद गए हुए हैं, तो कहीं कलकत्ता गए हुए हैं, तो रोज वैली का इन्वेस्टिगेशन कहीं कर रहे, तो ठीक है। तो ये इसका बड़ा एडवांटेज रहा। आप दोनों बड़े प्रोफेशनल रहे, अपने अपने जगहों पर टॉप शीर्षस्थ। वो भी फील्ड पुलिसिंग के एक्सपर्ट रही, आप भी इन्वेस्टिगेशन के एक्सपर्ट रहे, फिर आप पॉलिटिक्स में आए। फैमिली लाइफ कैसी चल रही है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आपका एक्सपीरियंस उनके साथ प्रोफेशनली कैसा रहा है? नहीं, बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छी अफसर है, मेहनती अफसर है, अपना काम करती हैं सिंसियरली, और हम लोग में कोई दिक्कत नहीं रहती, बहुत अच्छा रहता है। वो अपने सरकारी टाइम उनका अपना फिक्स रहता है, ऑफिस जाना है बाकी टाइम जो घर पे रहते हैं तो हम लोग कोई काम को नहीं डिस्कस करते हैं। बिल्कुल बात नहीं करते? बिल्कुल नहीं, कोई प्रोफेशनल चीज को कोई हम लोग डिस्कस नहीं करते। बहनोई से तो बात करते होंगे? नहीं, बहनोई साहब बहुत अच्छे हैं, वो अपने आप में बहुत अच्छे अफसर हैं, लेकिन उनसे भी कोई हम लोग सरकारी इश्यूज नहीं डिस्कस करते। भाई हमारे पास अपने एजेंडा ही कम नहीं है जो हम उनसे क्या उनका डिस्कस करेंगे कभी। अब देखिए, जो ताकत उस वक्त आपने छोड़ी, अभी फिर आपने गेन कर ली। ठीक। आप कोई साधारण एमएलए नहीं है, एक असाधारण एमएलए हैं आप, जिसके पास इनविजिबल पावर्स भी बहुत ज्यादा हैं। देखिए, आपका नेचर अच्छा हो तो पावर आपके पास हमेशा रहेगी, और ये पोस्ट कुर्सी उर्सी सब आती जाती रहती हैं, समय हमेशा चलता रहता है, तो इन चीज़ों पे कभी कुछ रहना ही नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। तभी इसीलिए मैं हमेशा बड़ा संतुष्ट रहता हूँ। आप तो हमारे हमेशा देखते रहे, इतने साल से देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं, चाहे ईडी में था, चाहे पुलिस में था, चाहे पॉलिटिक्स में, हमेशा आप एक ही तरह का पाएंगे। तो अभी आप क्या सोचा है लाइफ में? देखिए, आप इंजीनियर, डिप्टी एसपी, ईडी ऑफिसर, वकील, एमएलए, 5 रोल हो गए। अच्छा, हाँ, किसी ने मुझे बताया किसी पिक्चर में एक्टिंग भी की है। हाँ, मैंने करी थी। कौन सी पिक्चर थी? क्या यही सच है, नेट पे है, क्या यही सच है,
वो बहनोई। कब किया था ये, ईडी के दौरान? हाँ, ईडी के दौरान किया था। आप तो कह रहे थे बड़ा प्रेशर रहता था, तो ये सब कैसे हो गया? उसमें रोल किया था, मैं जिले का कप्तान हूँ, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अच्छा था। तो क्या है, आप देखेंगे यूट्यूब पे है वो, मेरे अंदाज से कई करोड़ व्यू हैं उसके, अच्छी पिक्चर थी, करप्शन के अगेंस्ट थी। तो अब क्या रह गया करने को? नहीं, बहुत सेटिस्फाइड लाइफ है। अब पीताम्बरा देवी का भक्त हूँ, उनका मंदिर बनाना है, पूजा पाठ करनी है, आगे वो भी तो चलना है। अभी एक काम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अच्छा, जब आप एमएलए बन गए, बीजेपी की बहुमत की सरकार आ गई, ये हुआ कि बीजेपी सरकार में बन रही, मीडिया में फ्लैश आया कि जो मंत्री बनेंगे उनमें आपका भी नाम था। नहीं, कभी नहीं। हट गया नहीं, या? नहीं, मेरा कभी उसमें वो नहीं था, वो पार्टी का निर्णय, बट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सारी चीज देख रखी है मैंने। मंत्री पहले पॉलिटिक्स समझनी चाहिए, जहां जाइए उसको 5 साल देखना चाहिए कि क्या है, ट्रेनिंग भी तो कुछ होती है। देख चुके हैं का मतलब? नहीं, देखना चाहिए। नहीं, आपने कहा मैं सब देख चुका हूँ। नहीं, ईडी में सारी चीजें, मंत्री पावर जो आप इतनी देर से कह रहे थे कि पावर, ये सारी चीजें मंत्री का क्यों लोग बनना चाहते हैं? लोगों को लगता है बड़ी पावर आ जाएगा। नहीं है पावर? नहीं, क्या है अफसर ये के सब हाथ में power है। ये सब चलायमान चीजें हैं। अफसर क्या, मंत्री क्या, सब चलायमान चीजें। पावर, समय, ये सब आता जाता रहता है। मन भर गया है क्या आपका? नहीं, मन नहीं भरा। पब्लिक सर्विस करनी चाहिए। जैसा मैंने कहा ना, एक एक पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक कंट्रीब्यूशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप सरोजनी नगर में आइए, आप देखिए कितनी तरह की इंडस्ट्रीज आ रही हैं। क्या एक एक इंडस्ट्री लाना आसान था? हिंदुजास की आज इंडस्ट्री आ चुकी है, फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी का कैंपस सेटअप हो रहा है वहाँ पे एआईसीटी बन रही है, एआईसीटी बन रही है, अशोक लेलैंड का प्रोडक्शन शुरू हुआ। मतलब सबके लिए बड़ी मेहनत लगती है। भाई मैंने आके क्या किया, हमने कहा भाई हमारे पास कितनी खाली जमीन है हर गांव में, लिस्टिंग कराई, किस एरिया में कहाँ पे हम क्या ला सकते हैं। फिर सीएम ऑफिस पहुंचे कि साहब ये हमारे पास जगह है, आपके पास जितने इन्वेस्ट यूपी में प्रोजेक्ट प्रपोजल्स आ रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे कहाँ स्टैब्लिश किया जा सकता है। तो उसके बाद डिस्कशन करके जगह जगह, कहीं लॉजिस्टिक पार्क आ रहा है, कहीं हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, कहीं स्कूल्स आ रहे हैं, कहीं यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, कहीं इंडस्ट्रीज आ रही, सारी चीजें आ रही। तो मेरा मानना है कि एक मॉडल के रूप में डेवलप करना डिजर्व तो करते हैं, इतने काबिल आदमी को मिनिस्टर तो बनाना चाहिए योगी जी को। छोटी चीज सब कोई माने नहीं रखता। देखिए आदमी को अपना काम करना चाहिए, और काम में बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स एंड लॉ। इतनी असाधारण प्रतिभा और मंत्री नहीं, यहाँ एक से एक लोग बने बैठे हैं, एक से एक। सब बड़े काबिल लोग हैं, कोई नहीं। कितना देखिए, इतनी अच्छी वकालत चल रही है, मंत्री बन जाऊंगा तो वकालत भी छूट जाएगी। अब देखिए मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में दिक्कत आई लोगों को गढ़ी चुनौती में, तो मैं एनजीटी में खड़ा हुआ। एनजीटी से मैंने उनका जो हटाने का था, डिमोलिशन का ऑर्डर स्टे कराया। अभी अंसल वाले में भी गए, अंसल वाला हुआ, देखिए एनक्लैट में मैं खड़ा हुआ, वहां पे भी स्टे हुआ। तो एज लॉयर ऑल्सो आप बड़ा पब्लिक सर्विस करते हैं, और इतना हम लोग का एक्सपीरियंस रहा है कानून के साथ। 1998 जब से पुलिस ज्वाइन की, पहले आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, उसके बाद ईडी में आया तो 28 एक्ट और पढ़े, अब जब इधर आ गए तो आर्बिट्रेशन। तो बड़ा बहुत ज्यादा इंगेजिंग है, लॉ एंड पॉलिटिक्स दोनों बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। अच्छा, 2 मसले और रह गए इस चर्चा के, अब हम लोग लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। जब अंबानी की फैमिली में शादी हुई, प्री वेडिंग बहुत ही इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास का एक आयोजन हुआ, प्री वेडिंग जामनगर में हुई। जी, आप वहां गए थे? हाँ मैं गया था। किसने बुलाया था? नहीं, मेरे सब जानने वाले हैं, सब बड़े। कौन आपका जानने? नहीं, सारे अंबानी से सब तो जानने वाले हैं। कोई एक ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर को मुकेश अंबानी कैसे जानते हैं? ईडी का ज्वाइंट डायरेक्टर का कोई मतलब नहीं है। देखिए, अच्छा चलिए, व्यक्तिगत अकेले एमएलए थे आप वहां? व्यक्तिगत संबंध होते हैं, फैमिली की लीगेसी होती है, उनकी भी फैमिली पुरानी है, हम लोग की भी फैमिली, सब एक दूसरे को जानते हैं। इंडिया का मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो एक दूसरे को हम लोग ना जानते हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी में किसी में हो, चाहे कॉर्पोरेट में हो, चाहे लॉयर्स हो, सारे ही सब एक दूसरे को जानते हैं। भाई एक फैमिली। अंबानी के घरेलू फंक्शनों में आप देखे जाते हैं? नहीं है, मेरे अच्छे जानने वाले हैं, कोई डिनाइल नहीं। आप इकलौते एमएलए थे जिसको बुलाया गया था? हाँ, मुझे लगता है शायद और भी होंगे। मैंने आपके व्यक्तिगत ताल्लुकात? हाँ, मैं जानता हूँ। कब से? नहीं, बहुत सालों से जानता हूँ। नहीं, आप कारपोरेट हैं, उनसे बहुत सालों से होना कोई मतलब इसमें नहीं, सकुचाने वाली बात नहीं है। मैं बहुत सालों से जानता हूँ, मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत। मैंने आपसे कहा ना, मैं तो बड़ा ओपन हूँ
कि टॉप चाहे लॉयर्स हो, कॉर्पोरेट्स हो, मैंने तो पहले बिना आपसे पूछे ही कहा कि भाई कॉर्पोरेट्स हो, ये सब कंट्री के लिए बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सब लोगों को रोजगार दे रहे हैं, कंट्री का जीडीपी बढ़ा रहे हैं, नई पॉलिसीज चीज़ें कर रहे हैं, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टू द कंट्री। और सबको एक दूसरे को जानना चाहिए, एक दो कंट्री को आगे बढ़ना है तो सबको एक दूसरे को जानना चाहिए, चाहे पार्टी इन पावर हो, बड़ी वायरल हुई आपकी वो, चाहे इन ऑपोजिशन हो। मैं तो ऑपोजिशन से भी मेरे बहुत बड़ी वायरल हुई आपकी वो पोस्ट जिसमें आपने कहा कि आप जामनगर में हाँ एक कार्यक्रम में, और बहुत अच्छा था। मैंने वनतारा को अप्रिशिएट किया। मैंने वनतारा में जितने अच्छे से जानवरों को रखा है, जितनी उनकी सेवा हो रही है, आप कभी देखिए जाके, हाथियों को गणेश भगवान की तरह मान के पूजा होती है, और उनका जहाँ खाना बनता है और जैसे खाना प्रेम से खिलाया जाता है, आप देखेंगे तब आपको आइडिया लगेगा। पर कितना तो विवाद खड़ा हो गया अभी तो। विवाद का तो देखिए कुछ अंत नहीं है, आदमी कुछ भी करे विवाद उसके लिए होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, जाके देखेगी, देख के अपने आप बताएगी। अंबानी से आपके पर्सनल रिलेशन? हाँ, मेरे सबसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। ये आजकल आपके आसपास कम दिख रहे हैं, झारखंड वाले निशिकांत दुबे। नहीं, अरे कैसे दोस्त हैं आपके? नहीं, अच्छे दोस्त हैं वो, बहुत अच्छे सांसद हैं वो। आजकल कम दिखते हैं आपके? नहीं, ऐसा नहीं है, दिखते हैं सब संबंध तो बहुत अच्छे संबंध। ओके, तो एक अंतिम सवाल। राजेश्वर सिंह, आप अपनी लाइफ में इतने थपेड़े, इतने संघर्ष, इतनी टकराहट, इतने अचीवमेंट, इतने हिट, इतने मिस, सब कुछ करने के बाद आप क्या बनना चाहते हैं? नहीं, बस पब्लिक सर्विस मेरा है कि एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप करनी चाहिए, और आप जिस फील्ड में रहे आपको एक मॉडल सेटअप करना चाहिए। आज आपने ईडी की इतनी बात करी, पुलिस की बात करी, पुलिस की सबसे पहले सर्वेलेंस यूनिट्स मैंने सेटअप करी, चाहे इलाहाबाद में सेटअप करी, तब कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस जानता नहीं था। डॉक्टर दीपक अग्रवाल की किडनैपिंग हुई, मैं आपको बात कर रहा हूँ सन 2000 की, जब 2002 में जब मैं इलाहाबाद गया, डॉक्टर दीपक अग्रवाल किडनैप हुए इलाहाबाद में। ये लखनऊ? नहीं, वहाँ के डॉक्टर और बड़े, वहाँ और ज्योति नर्सिंग होम? हाँ, बहुत बड़े डॉक्टर। तो पहली बार सेल आईडी क्या होती है तब मैंने बताई, वो कंपनी वाले भी नहीं जानते थे। उन्होंने कहा साहब ये कैसे मिलती है? हमने कहा मोबाइल की उस टावर की लोकेशन दो, कितने मोबाइल यहाँ पे एक्टिव थे जब इसकी किडनैपिंग हुई। हमने कहा फिर उसके बाद जब लास्ट सेकंड कॉल आई किडनैपर्स की, मैंने कहा ये नैनी वाले एरिया में पीसीओ से आया, यहाँ पे क्या कोई कॉमन था? तो उनको पता ही नहीं था, लेकिन मैं इंजीनियर था, मैंने कहा मुझे अपना सर्वर का एक्सेस दो, मैं सब कर दूंगा। तो फिर हम लोगों ने निकाला, पहली बार इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस से डॉक्टर दीपक अग्रवाल की किडनैपिंग वहाँ वर्कआउट की गई। उनको छुड़ा के लाए, उनको सुल्तानपुर पुलिस लाइन में रख रखा था मतलब किडनैपर्स ने, उनको हम लोग छुड़ा के लाए। तो जहाँ रहिए वहाँ कुछ सेटअप करना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ आया, लखनऊ में क्राइम ब्रांच मैंने सेटअप करी, आज देखिए कितना बड़ा ऑफिस हो गया। पहले हम लोग, आप तो देखते थे, आप तो उस टाइम पहले तो एक सीईओ के पास रहते थे, अभी तो पूरा एक अलग जेसीपी पोस्ट। हाँ, तो वहाँ पे हमने ही पहली बार इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, इंटरसेप्शन यूनिट, सारी चीजें सेटअप करी थी। फिर ईडी गए, तो ईडी तो देखिए आप कहाँ से कहाँ 15 साल में पहुंच गया। 2007 में क्या था, जब 22 में छोड़ा तो क्या था। अब यहाँ पे भी मेरा मानना है एक मॉडल सेटअप होना चाहिए, और बहुत अच्छे से काम चल रहा है। अब भाई आज की डेट में मैं ऑफिस जो है मेरा 10,000 से ऊपर कंप्लेंट्स डील कर रहा है। 10,000 कंप्लेंट्स का अगर आप डिटेल मांगेंगे अभी आपको बता दूंगा कहाँ पहुंची है, किसके ऑफिस में क्या स्थिति है, बन सकती है रोड, बन सकती है कि नहीं, नाली बन सकती है कि नहीं, इसको मकान मिल सकता है इंदिरा आवास इसमें, पीएम आवास में कि नहीं मिल सकता है, इसकी जो आदमी ने जो कहा था उस पर क्या हुआ। इतनी चिट्ठी लिख पाना आसान काम नहीं है। एक मॉडल होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए। विजन क्या है कि महिलाओं को आप आत्मनिर्भर बनाएं, दे शुड बी पॉलिटिकली एक्टिव, बच्चों के चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। अब 100 स्कूलों में मैंने झूले लगवा दिए। भाई कैसे लगवा दिए? एक दिन एक स्कूल में गया, मैंने कहा बच्चे तुम लोग करते क्या हो खाली टाइम में? उन्होंने कहा साहब कुछ नहीं, हम लोग तो घर चले जाते हैं। टीचर से उन्होंने कहा साहब अगर कोई एक टीचर एब्सेंट हो गया तो एक ही टीचर तो देखेगा नहीं, ये कोई रुकता ही नहीं। तो मैंने कहा बच्चों के स्कूल में झूले होने चाहिए, तो मैंने CSR से 100 स्कूलों में झूले लगवा दिए। अब कोई फ्री पीरियड होता है, सब बच्चे उसी में झूलते लटके रहते हैं, फिर दूसरे टीचर के यहाँ चले जाते हैं। बच्चों के चेहरे पे खुशी। तो अब देखिए स्कूल, फिर एक मॉडल स्कूल बनाया, पहाड़पुर का स्कूल, मैंने एक मॉडल स्कूल डेवलप किया। अब अकेला स्कूल है जिसमें प्लानिटोरियम भी है, रोबोटिक्स क्लास भी है, जिसमें साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स की लैब भी है, जिसमें फ्यूचर क्लासेस भी हैं। एक आपने सरकारी फंड? हाँ, नहीं, CSR से। CSR प्राइवेट मतलब सरकारी स्कूल जिसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, दुकानदार के बच्चे हैं, किसान के। और आप देखिए उस स्कूल को, ये टेक्निक बाकी MLA को भी बता दीजिए, CSR वाली। करना चाहिए, मिलना चाहिए। देखिए मेहनत पड़ती है, जाना चाहिए, फिर आपको कहना चाहिए कि साहब हम करना चाहते हैं, कोई एक प्रपोजल देना चाहिए, कोई एक अपना विजन देना चाहिए। अच्छा, कोई MLA आपसे संपर्क करे तो इस मामले में आप मदद करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल 100। मैं तो चाहता हूँ सब डेवलप करें।
बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए CSR फंड इसीलिए सरकार ने किया है कि भाई टर्नओवर का 5% आपको देना है, जाना चाहिए, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये दीपक अग्रवाल वाली जब किडनैपिंग आप बता रहे थे, तो ही बताते बताते आपने कहा कि 2002 में ही आपने सर्वर की एक्सेस ले ली थी, हाँ है ना? हाँ, तभी मिला हम लोगों को। 2022 में ईडी तक आते आते आपने तो पूरा सब कुछ ही एक्सेस में ले। क्या सबके मैसेज वगैरह पढ़ लेते थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिसकी आवश्यकता होती है, प्रोसीजर है, हर चीज का एक प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, ड्यू पर प्रोसीजर है ईडी प्रोसीजर है। facilities हैं? हाँ, प्रोसीजर है, उसका प्रोसीजर है, कानून जितना परमिट करता है उतना करता है। टेक्नोलॉजी है? हाँ, टेक्नोलॉजी तो सब चीज की है। टेक्नोलॉजी जैसे नहीं, टेक्नोलॉजी तो हर चीज की है। अब आप खुद ही अभी पेगासस की बात कर रहे थे, व्हाट इज पेगासस? आई डोंट नो, आप बताइए। नहीं, पेगासस आपने नहीं बात, आपसे ज्यादा विद्वान कौन है बताइए। पेगासस आपने बात करी तो टेक्नोलॉजी हर चीज की, बट अरे हम लोग इतने हाई प्रोफाइल नहीं थे। आपका नाम आया कि भाई आप पर पेगासस लगा, हम लोग उतने थोड़ी थे कि हमारा फोन में कौन डाले। नहीं, मैं हमारे पे भी क्या मिलेगा। तो टेक्नोलॉजी है, बट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़ा तरीके से होना चाहिए, एज पर लॉ होना चाहिए, कानून के अंतर्गत होना चाहिए, और जिससे क्रिमिनल को पकड़ने में मदद मिले वो होना चाहिए। अच्छा, मैंने देखा आपके मुलायम सिंह यादव से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। हाँ, फिर मायावती से भी आपका काफी मिलना जुलना था। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना, मेरे ऑपोजिशन लीडर सबसे बहुत अच्छे। अखिलेश यादव के साथ तो आपके बहुत अच्छे रिश्ते थे। बहुत अच्छे लीडर हैं, उनकी भी मैं बहुत तारीफ करता हूँ, बहुत अच्छे लीडर हैं। मेरे पिताजी SSP रहे, DIG रहे, मुलायम सिंह साहब चीफ मिनिस्टर थे, कल्याण सिंह साहब चीफ मिनिस्टर थे, सबसे बड़े अच्छे संबंध रहे वो हमेशा, जो है तो उसी नज़र से हमेशा सब बहुत मानते रहे मुझे कि उनका बेटा है, RB सिंह साहब का बेटा है। अखिलेश जी से भी हमेशा बहुत अच्छे संबंध रहे, मायावती जी भी बहुत मानती हैं। सब अच्छे लीडर्स हैं, लोगों ने स्टेट के लिए बहुत किया है। ठीक है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हम लोगों के हैं, आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस हैं। वो तो अभी 22 में हुए ना, इससे हाँ, पहले कहाँ डिफरेंस? वही अब तो एक आइडियोलॉजी पे हम लोग बात करते हैं भाई। ठीक, मिलते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब सोशल फंक्शंस वैसे बिल्कुल मिलते हैं। मैं तो हमेशा। कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? नहीं, बहुत वार्मली, बहुत अच्छे संबंध, बहुत अच्छे हैं। आप जब योगी जी और अखिलेश जी को देखते हैं, किस में ज्यादा पोटेंशियल पाते हैं? नहीं, योगी जी बहुत अच्छे हैं, अखिलेश जी भी अच्छे हैं। योगी जी का तो अपना एक अलग ही करिश्मा है, ही इज डिफरेंट। और क्या संभावनाएं देखते हैं आप योगी जी में? नहीं, योगी जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं, एक बहुत ही स्पष्ट नेता है, दिल के साफ नेता है। पैन इंडिया उनका मैं देखता हूँ, हर आदमी उनके बारे में जानने में उत्सुक रहता है, उनको सुनना चाहता है, बहुत अच्छा है। और संत है, इतनी बड़ी पीठ के पीठाधीश्वर हैं, बहुत ही रेवरेंट है, बड़ा नेतृत्व कर सकते हैं आने वाले हाँ समय। बिल्कुल बिल्कुल। अब यूपी वैसे ही इतना बड़ा स्टेट है जो यूपी को इतने साल से चला रहा है, बहुत बड़ी बात। मंत्री अगर बनाएं तो? नहीं, बहुत छोटा है। देखिए, सब रूटीन की चीजें हैं, ये सब समय के साथ ये सब चीजें चलती रहेंगी, इसमें कोई मैंने कहा ना, पॉलिटिक्स और लॉ, वकालत मेरे इंटरेस्ट का विषय है। वकालत चूंकि लॉ से इतना जुड़ा रहा हूँ, तो उसका मौका मिल गया, एज MLA एज MP आपके पास रहता है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। और प्रैक्टिस में भी पब्लिक की, देखिए आपको मैंने इतने बड़े केसेस बताया, अभी भी लोग आते हैं कि साहब मेरा यहाँ मुकदमा चल रहा है, मैं गाइड कर देता हूँ, पिटीशन बनवा देता हूँ, वकील को बता देता हूँ भाई इसका केस, तो अच्छा है। कॉन्स्टिट्यूंसी की वैसे भी सेवा हो रही है। ईडी वालों को गाइड करते हैं, वो कोई आपसे अब मदद लेते हैं? नहीं, सभी आते रहते हैं, एक्सपीरियंस का तो देखिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम लोग भी पुराने नेताओं के पास क्यों जाते हैं, पूछते हैं ना क्या है। मेरे लिए तो ये कास्ट पॉलिटिक्स बिल्कुल ही नहीं है, मुझे तो मालूम ही नहीं नाम क्या क्या है, लोग बताते हैं तो मैं कहता हूँ चाहिए नहीं। हाँ, अगर आप ओम प्रकाश राजभर से जैसे मिले तो एक सांस में वो आपको 30-35 नाम गिनाएंगे। हाँ, हमें तो मालूम ही नहीं, हमारे लिए तो सारी चीजें नहीं। हमें तो जब वो डिफरेंस बताते हैं तब मुझे लगता है अच्छा ये भी होता है, मुझे तो नहीं मालूम। लाइफ में कोई रिग्रेट है? नहीं, बहुत अच्छा है, गॉड हैज बीन वेरी काइंड, भगवान का बहुत आशीर्वाद है, बहुत अच्छा फैमिली सपोर्ट है, सोसाइटी का बहुत सपोर्ट है, दोस्तों का बहुत सपोर्ट है। और लोग कहते हैं कि आप एक जगह से छोड़िए दूसरी जगह जाइए, संबंध खत्म होते, मैंने देखा और बढ़े हैं और प्रगाढ़ हुए हैं लोगों ने। तो कौन व्यक्ति है जिनसे अब आप कभी नहीं मिलना चाहते हैं? नहीं, ऐसा तो मुझे कोई नहीं लगता है, सभी से मेरे संबंध सबसे अच्छे हैं। चिदम्बरम से भी जी बहुत अच्छे हैं, वो भी मिल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक मामले में हम और वो आमने सामने ही थे, एक पार्टी के वकील। अच्छा, तभी ये कोई नहीं। कैसे रिस्पॉन्ड किया? बहुत अच्छा, ये कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सब अच्छा है।
आप भूल जाना चाहते हैं पुरानी चीजें? हाँ, वो बहुत कोई फायदा नहीं होता। व्हाई शुड वन रिमेम्बर, वन शुड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। इतना पॉजिटिव काम करने के लिए है लाइफ में आदमी के पास। आदमी को मन में हमेशा- दुश्मनी का भाव भी रहता है या खत्म? नहीं नहीं, कोई किस बात की दुश्मनी करना। जबरदस्ती कोई लड़ने आएगा तो ठीक है, आदमी पीछे नहीं हटता है, वो एक ड्रॉबैक भी है, अच्छा है या खराब जो भी कहिए, लेकिन अपनी ओर से कोई मतलब नहीं। आप ये कहना चाहते हैं आप पर लड़ाई थोपी गई थी? अब कोई सामने से करेगा तो पीछे तो नहीं हटना चाहिए, वो तो ठीक नहीं है। किसके बारे में, अड़िया या चिदम्बरम या अडिया साहब बहुत अच्छे हैं। अब मैंने बताया ना, एक आपने सम्मन भेजा सारा श्री को, अब वहां से 20-25 क्वेश्चन आ गए, कोई बात नहीं है भाई, आप आइयो, सवाल पूछ रहा है उसी का इन्वेस्टिगेशन। और 40-50 सांसदों ने आपके खिलाफ चिट्ठी हाँ, लिखी थी, याद है? हाँ, आप लिखा। शायद भूल गए हो। नहीं नहीं, मुझे याद है, 50 सांसदों ने लिखा। फिर सुप्रीम कोर्ट में मंत्रालय ने एफिडेविट दिया कि साहब हमारे पास इनके खिलाफ कंप्लेंट रखने के लिए जगह ही नहीं बची है, इतनी कंप्लेंट आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सारी कंप्लेंट पढ़ी, सुनी, सब स्क्रैप कर दी। उन्होंने कहा सब बकवास है, सब गलत है, ऐसे थोड़ी होता है। तभी उन्होंने कहा कि कितना कोई हैरेस कर सकता है एक अफसर को। राजेश्वर उसका लिविंग एग्जाम्पल है कि ये काम कर रहे हैं, उनको कितना हैरेस किया जा रहा है। तो आपकी लाइफ में कोर्ट का बड़ा प्रोटेक्शन रहा आपको, हाँ, कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने जिसने सेफ रखा आपको? हाँ, बचा के रखा। उनको एक्चुअली वही जान रहे थे ग्रेविटी क्या है, बड़े लोगों का क्या है, कैसे लोग परेशान करते हैं। मतलब उन्होंने देखा, चीज़ों को देखा। और जैसा मैंने कहा ना, हम लोग चीज़ों को लूप में रखते हैं, सीनियर अफसर हो चाहे जो, दे शुड नो कि क्या चल रहा है। क्योंकि अटैक तो आपके सब गवर्नमेंट में हुए, यूपीए 1, यूपीए 2, एनडीए 1। खैर एनडीए 2 की बारी आती, आप खुद ही बीजेपी में चले गए। ये बहुत अच्छा है। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो इन्वेस्टिगेटर्स को, पुलिस अधिकारियों को, नेताओं को, आज के युवाओं को? नहीं, यूथ कोई के आप लिए तो संदेश देखिए, देना चाहते हैं? यूथ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा तो सारा फोकस कॉन्स्टिट्यूएंसी का यूथ पे रहता है। यूथ हम लोगों का भविष्य है। इंडिया इज अ यंग कंट्री। 65% हमारी आबादी 35 साल से कम वालों की है। इन्हें ही देश चलाना है। जो चैलेंजेस आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं इतनी बातें क्यों करता हूँ। ऐसा समय आ रहा है 2045, जब कहते हैं कि सिंगुलैरिटी आ जाएगी, साइबरनेटिक इंटेलिजेंस जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर चुकी होगी, इंटेलिजेंट मशीन्स होंगी। उनसे कैसे डील करोगे अगर आप तैयार नहीं होगे तो? अब पढ़ाई के मायने बदल चुके हैं। अब खाली लिखना, पढ़ना, दस्तखत करना, किताब पढ़ लेना वो पढ़ाई नहीं है। यू हैव टू बी डिजिटली लिटरेट। तो आपको अपनी स्किल्स को कंटिन्यूअस अपग्रेड करना है। और अगर ये यूथ नहीं होगा तो हम कैसे स्टैंड करेंगे? आपने देखा, इस यूथ को मैं कहता हूं, तुम लोगों ने कोविड भी देख लिया, तुम लोगों ने पाकिस्तान के साथ युद्ध भी देख लिया, तुम लोगों ने ट्रेड और टैरिफ वॉर भी देख ली, सारी चल, और साइबर वॉर्स रोज चल रही हैं। रोज साइबर अटैक हो रहा है। 2000 अटैक पर डे होता है। सर्टेन का आप डाटा देखिए, इंडिया पे 2000 अटैक पर डे होता है। 26,000 FIR से 26 लाख केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो आप अगर तैयार नहीं है, डिजिटली आप साउंड नहीं करेंगे अपने आप को, अपने स्किल को, अब तो देश कैसे बचेगा? और किसी को तो बोलना है। अगर यही हम लोग कास्ट पॉलिटिक्स में सारे नेता लग गए, दिन भर लग गए, और एक ही एजेंडा लेके कि नहीं तुम हमारा झंडा लेके पीछे चलो क्योंकि तुम इस कास्ट के हो, हम तुम्हारे, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा तो बड़ा सॉफ्ट माइंड का होता है ना, उसको आपको बताना पड़ेगा, नहीं भैया अब प्रायोरिटी बदल चुकी है लाइफ की। अब तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए अपनी स्किल को अपग्रेड करो, और जो तुमको आगे बढ़ाए उसके साथ खड़े हो। तुमको समझना है कि आने वाला समय कितना टफ है। अब एनवायरनमेंट के कितने चैलेंजेस आ रहे हैं। अब देखिए, मैं लगातार एनवायरनमेंट के प्रोग्राम्स करता हूँ, यहाँ से लेके दुधवा से लेके तराई में, कि भाई अवेयरनेस फैलनी चाहिए। बच्चों की एनवायरनमेंट की क्विजेस कराता हूँ मैं, कि भाई 60 लाख आदमी एयर पोल्यूशन से हर साल मर रहा है, 25 लाख इंडिया में मर रहा है। कितना ज्यादा हम लोग दिन भर ब्रीथ ही गलत एयर कर रहे हैं भाई, जहर भर रहे हैं। हाँ, 5 माइक्रोन का है, 50 का है, और इंडिया में 150 से कम कभी होता नहीं है PPM जो है। हम लोग तो दिन भर क्या कर रहे हैं? तो इस यूथ का क्या होगा अगर ये आज तैयार नहीं होगा? इसको अगर आप अवेयर नहीं करेंगे, अवेयर कैसे करेंगे आप? इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा ना। बेचारा वो स्कूल में बिजी है, पढ़ने में बिजी है, उसको बताना पड़ेगा एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें एनवायरनमेंट का गार्जियन, कस्टोडियन बनना है। हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम लोग ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, हम लोग EV मोटर्स की बात करते हैं, EV पॉलिसी लाने की बात करते हैं, सोलर एनर्जी को बढ़ाने की बात करते हैं। तो यू हैव टू बी ए पार्ट ऑफ दैट। अब सरोजनी नगर में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी बढ़ी है, 50 मेगावाट से ज़्यादा। लखनऊ में सारे कॉन्स्टिट्यूंसी जोड़ लीजिए सरोजनी नगर। हमने हर जगह नुक्कड़ नाटक कराए, कैंप्स लगवाए कि सरोज आप लोग हाँ क्या अडॉप्ट कीजिए। तो मेरा मानना है लीडर के बड़े इंपॉर्टेंट काम है
कि भाई आप यूथ को अवेयर कराइए कि भाई तुम्हारे फ्यूचर चैलेंजेस क्या है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट, तुम्हारा बैंक से पैसा ही निकाल लेगा कोई और ट्रांसफर हो जाएगा 10 कंट्री में, और जब तक लेटर रोगेटरी जाएगा 4 साल लगेगा, वो खत्म हो चुका होगा, पैसा डूब गया। भाई कंट्री में अभी हम लोग की, जब मैं ईडी में था तो यूएस वालों के साथ इंटरेक्शन, 24 घंटे में 100 कंट्री में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, 100 कंट्री के, और उसके बाद उसको वापस लाना है अगर लेटर रोगेटरी लिख के, आपको 5 साल लगेगा। हर कोर्ट से आदेश लीजिए, उस कंट्री में जाइए, उस कोर्ट का अकाउंट डिफ्रीज कराइए, कैसे पॉसिबल है? तो यू हैव टू बी साइबर, कि आपको अपनी सेफ्टी खुद ही करनी है। बैंक अकाउंट का आपको कोड जैसे नहीं डाल देने हैं कि कोई भी हैक कर ले। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐसी स्ट्रॉन्ग डाटा एल्गोरिथम्स है, 2 सेकंड में अगर ठीक नहीं है वो कर लेंगे, तो आप कैसे बचाएंगे? रोज आप लेके क्या पुलिस थाने की कैपेसिटी है कि 1000 साइबर क्राइम्स को डील कर ले? साइबर थाने में सब बैठे रहते, बता क्या कंप्लेंट लेके। तो हम लोग का काम है, नेता का काम क्या है? फ्यूचर चैलेंजेस से यूथ को अवेयर कराना। और जैसे अब हेल्थ है, अब आज की डेट में इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 10 करोड़ आदमी डायबिटिक हो चुके हैं, प्री डायबिटिक स्टेज पे हैं। तो बताइए कितना दुखद है, जहां हमने योगा दिया, वर्ल्ड को योगा दिया हमने, और आज हम लोग डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। कैंसर 15 लाख से 20 लाख आदमी हर साल कैंसर पेशेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? सो यूथ शुड नो क्या करना है, दे शुड बी अवेयर, क्योंकि दे आर द कस्टोडियन। और नहीं तो रील चला रहा है यूथ, गलत है। ये वाली रील्स भी तो देखनी चाहिए ना। अब टाइम बढ़ गया है उसका, देखिए पहले 3.5 घंटा था स्क्रीन टाइम, 7 घंटे हो गए। अब बताइए, मैंने इसीलिए सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग शुरू करी, हजारों बच्चों को खिलाया, निकलो, आओ खेलो, खेलो, प्राइज मनीज हैं, टी शर्ट्स हैं, किट्स हैं, आओ खेलो, तो बाहर तो निकलो, और जब आओ हमारी बात सुनो लोगों की, तब तुम्हें आइडिया लगेगा। मतलब मेरा मानना है पॉलिटिशियन को ये काम करने चाहिए, पॉलिटिक्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप बैठ के किसी एजेंसी में काम करते रहें, ठीक है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो विजन एक पॉलिटिशियन देता है, जो लाइफ को इफेक्ट करता है, जो एक मास को इफेक्ट करता है, वो कोई और चीज नहीं करती। एक अंतिम सवाल, इसी के साथ ये क्लोज करेंगे। तो 6 भूमिकाएं तो आप बदल चुके, 50 साल उम्र हो गई होगी आपकी। जी जी, ठीक। तो इसमें 6 भूमिकाएं आपने बदल ली। आपके समर्थक और लोग और क्रिटिक्स ये सब जानना चाहते हैं, आप तो भूमिका नहीं बदलेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल पॉलिटिक्स में है। और मैंने जैसा कहा अभी, एक मेरी इच्छा है पीताम्बरा देवी का मंदिर स्थापित करने की, और एक कहाँ? हरिद्वार और ऋषिकेश में, और एक उसको आगे बढ़ाने की, तो वो एक जरूर करूंगा। तो ये बड़ा लक्ष्य है। हाँ, एक जो मन में एक लक्ष्य है कि वो उसको करूंगा, और आगे बढ़ना चाहिए। बड़ी कृपा है, उनका आशीर्वाद है, लोगों को लाभ मिलना चाहिए। आपके पहले कभी इतना खुले थे जितना आज खुले? नहीं, आज तो बहुत बात हो गई, आपने सबके ऊपर बात कर ली, मैंने तो आज तक अदिया साहब और इन सब की बात ही नहीं करी। अच्छे लोग हैं, अच्छे अफसर है, बहुत अच्छे है। ठीक है, समय है, हर चीज का समय होता है। बहुत शुक्रिया और आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे दर्शकों के लिए आपने इतना समय दिया, पुरानी बातों से लेके सीख, अपने अनुभव, अपनी सफलताएं, अपनी असफलताएं भी आपने बताई, सब चीजों पर आपने जिक्र किया। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और बहनों भाइयों, आपका भी बहुत शुक्रिया इतने धैर्य के साथ इतनी लंबी बातचीत को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर राजेश्वर सिंह की बातों से जरूर आप लोगों ने कुछ सीख ली होगी, कुछ सबक भी लिए होंगे, कुछ सीखा भी जरूर होगा। एक व्यक्ति अपने एक जीवन काल के जो अभी लगातार जारी है, उसमें छोटे से ही समय में कितनी बड़ी बड़ी सफलताएं अलग अलग भूमिकाओं में अदा कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश्वर सिंह उसके बड़े सफल उदाहरण हैं। अगला पॉडकास्ट किसी और बड़ी शख्सियत के साथ करेंगे। ये वाला कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और डॉक्टर राजेश्वर सिंह से आप कहना कुछ चाहते हो तो कमेंट्स में जाकर आप ज़रूर लिखें, हम आपका संदेश उन तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।